हाफ ईयरली एग्जाम्स सर पर हैं और अक्सर बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है जब उन्हें यह लगता है कि मुझे हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। मेरे तो भी बहुत सारे चैप्टर्स भी बाकी हैं और ये वाला जो टाइम होता है, इस टाइम पे काफी सारे फंक्शंस वगैरह भी आ जाते हैं, जैसे राखी वगैरह आ जाएगी। लेकिन मैं आप लोगों के लिए ना एक वन स्टॉप सोल्यूशन लाई हूं। आप सभी बच्चों के जो अब हाफ ईयरली एग्जाम्स होंगे ना, उसके अंदर आपको आपका लेवल पता चल जाएगा कि आप अभी कहां पर स्टैंड कर रहे हो। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप अपने हाफ ईयरली एग्जाम्स को सीरियसली नहीं लेंगे तो प्लीज इस गलतफहमी को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आपको बहुत सीरियसली अपने हाफ ईयरली एग्जाम्स देने हैं। क्लास 9th के बच्चों के लिए ये वाला जो हाफ ईयरली एग्जाम होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर वो जेन्युइनली फाइनल एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि यहां से आपको पता चल जाएगा आपको पेपर में कैसे लिखना है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, मैं कितने क्वेश्चंस कर पा रहा हूं, क्या मैं टाइम मैनेज कर पा रहा हूं, मेरा पेपर छूट तो नहीं रहा है। अब मैंने क्या किया है, आप लोगों के लिए हाफ ईयरली मिड टर्म के जो पेपर होते हैं, मैं आप सभी के लिए आज उसका सेट 1 लेकर आई हूं। आप लोगों के क्वेश्चंस इनमें से जरूर आएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करेंगे लिटरेचर सेक्शन के उतने ही जितने सिलेबस में हमसे पूछे जाते हैं, प्लस हम अनसीन पैसेज, राइटिंग, रीडिंग, ग्रामर तो अलग अलग करने से बेटर मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को हाफ ईयरली एग्जाम का पेपर ही पूरा सॉल्व करवा दिया जाए। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी बच्चों को बताना चाहूंगी, एमवी सैट वेदांतु का एक बहुत ही बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट होता है ये, जिसके जो डेट्स हैं वो है 4th, 5th, 11th और 12th अक्टूबर। एंड आप भी एक मौका जीत सकते हैं इस ऑफलाइन टेस्ट को देकर, इस स्कॉलरशिप टेस्ट को देकर चैंपियन बनने का। आप देख सकते हैं कि यहां पर आप बहुत ही बड़े बड़े कैश प्राइजेस मेंशन किए हुए हैं, जैसे कि 150 करोड़ वर्थ ऑफ स्कॉलरशिप आप जीत सकते हैं, 2 करोड़ वर्थ ऑफ कैश प्राइजेस एंड रिवॉर्ड्स आप जीत सकते हैं, अप टू 100% स्कॉलरशिप आप वेदांतु के कोर्सेज पर जीत सकते हैं। तो ये एक टेस्ट जो है वो आपको बहुत सारे ऑप्शंस जो है वो खोल देगा और काफी सारे बच्चे जो है इसका फायदा उठा रहे हैं। फ्री ऑनलाइन कोर्सेज आपको मिलेंगे, स्टडी मटेरियल मिलेगा और 1-on-1 काउंसलिंग भी मिलेगी। तो सोचिए, सिर्फ एक टेस्ट देने से अगर आपको ये सब चीजें मिल रही हैं तो मुझे लगता है कि इससे बेस्ट डील आपको नहीं मिल सकती है। सिर्फ आपको ये एक टेस्ट देना है जो होगा 4th, 5th, 11th और 12th अक्टूबर को। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल दिया है, आप वहां से सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। मिड टर्म एग्जामिनेशन का ये पेपर है 2024-2025 का, क्लास 9th के लिए, ठीक है। एंड स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन पेपर को अनसीन पैसेज से। अब मैंने ना अभी 10th क्लास वाले बच्चों का जब सैंपल पेपर आया ना, तो उन लोगों को सैंपल पेपर सॉल्व करवाया था और उसके अंदर मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें बताई थी जो मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको भी पता होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहली चीज, हमें जो टाइम मिलता है ना, कितने घंटे का टाइम मिलता है आप लोगों को? यहाँ पे कितनी देर का टाइम मिलता है बेटा? 3 घंटे का टाइम आप लोगों को दिया जाता है, जिसमें रीडिंग सेक्शन आपका 20 नंबर का, राइटिंग और ग्रामर आपका 20 मार्क्स का एंड 40 मार्क्स का आपका लिटरेचर आता है। अब ये बात देखिए कि आपका ये जो 3 सेक्शंस में डिवाइड हुआ है, सबसे ज्यादा वेटेज आपका लिटरेचर का होता है। आप सभी बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और मेरे पास ये क्वेश्चंस आते हैं कि मैम कौन सा सेक्शन पहले हमें अटेम्प्ट करना चाहिए। हमें जो सेक्शन सबसे अच्छे से आता है, हमने चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ा है, तो ये जो सेगमेंट होता है ये हमें काफी अच्छे से आता है, काफी अच्छे वेटेज का भी होता है। और अगर हमें जो चीज आती है वो हम पहले अटेम्प्ट करेंगे एग्जाम में तो हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लिटरेचर वाला सेगमेंट जो है, मैं बच्चों को अक्सर बोलती हूं कि आप ये वाला सेगमेंट सबसे पहले अटेम्प्ट कीजिए। अब जैसे जैसे हमें एग्जाम के अंदर पेपर अटेम्प्ट करना होता है, मैं आज की क्लास के अंदर हमारा सैंपल पेपर भी वैसे ही करने वाली हूं, ठीक है। तो हम शुरुआत करेंगे लिटरेचर से, जिसके 40 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जिससे आपको भी पता चलेगा कि जैसे 8th क्लास में क्वेश्चंस पूछते थे वैसे यहां पर अब क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं। नंबर 2 आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैम उसके बाद हमें कौन सा सेगमेंट अटेम्प्ट करना है, हमें रीडिंग सेक्शन करना है या राइटिंग और ग्रामर करना है? आपको उसके बाद बेटा मुझे लगता है ग्रामर सेगमेंट करना चाहिए, क्योंकि ग्रामर बहुत जल्दी क्वेश्चंस हो जाते हैं और आप अच्छे खासे अपने नंबर जो है वो वहां पर सिक्योर कर सकते हैं। जो चीजें जल्दी जल्दी हो सकती है, जो हमें आती हैं, हम उनको क्यों ना पहले करके खत्म करें। उसके बाद हमें सोचने का काम, क्रिएटिव थिंकिंग हमारी जो लगती है वो लगती है राइटिंग में और रीडिंग में। अब ये आप लोगों के लिए ऑप्शनल है, आपने जिसका तैयारी बेटर किया, आपको लगता है मेरा अनसीन पैसेज जल्दी हो जाएगा तो आप पहले अनसीन पैसेज कर लो और फिर बाद में आराम से राइटिंग सेक्शन करना, या आपको लगता है कि यार मुझे राइटिंग सेक्शन तो बढ़िया आता है, मैंने प्रैक्टिस किया हुआ है, क्वेश्चन देख के भी लग रहा है मैं कर लूंगा, ठीक है, तो आप राइटिंग सेक्शन पहले कर लीजिए एंड देन आराम से आप अपना
वो कर सकते हो रीडिंग वाला सेक्शन। ठीक है, तो ये कंप्लीटली आपके ऊपर है। तो आज भी हम बिल्कुल वैसे ही स्टार्ट करेंगे, लिटरेचर वाले सेगमेंट से हम आपको पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। और जो क्वेश्चंस होंगे बेटा, इन क्वेश्चंस को तो जरूर प्रैक्टिस करके जाना। इनसे आपको ये भी पता चल जाएगा कि मुझे ना कौन सी चैप्टर्स पे खास तौर पे ध्यान देना है, जहां से ज्यादातर क्वेश्चन, जैसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यहां से ज्यादा पूछे जाते हैं, तो मैं इन चैप्टर के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करके जाऊं। थोड़ा सा मेरे फेस को इग्नोर करना, मुझे रात को कोई एक एलर्जी हो गई या आई डोंट नो क्या हो गया, तो पूरा मेरा ये आंख के पास वाला एरिया जो है वो स्वेल हो गया था। अभी तो काफी ठीक हो गया है, बट इतना इचिंग हो रहा था और बहुत ही बुरा हाल हो गया था। सो पहले ही छोटी छोटी आंखें, अब बिल्कुल ही मैं एकदम मोमोज जैसी हो गई हूँ। ठीक है, तो हो सकता है आपको ऐसा लगे कि फेस अजीब सा हो रहा है, बट कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा रीडिंग सेक्शन वगैरह सब, लेकिन हम शुरुआत करेंगे लिटरेचर वाले पोर्शन से। साफ बोल रही हूं मैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, 40 मार्क्स का हमारे एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां से हमारा सेक्शन सी लिटरेचर स्टार्ट हो गया है। क्वेश्चन क्या है? अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द टू एक्सट्रैक्ट्स गिवन बिलो। अब हमें 2 एक्सट्रैक्ट्स दिए हुए हैं और उनमें से हमें क्या करना है, कोई एक एक्सट्रैक्ट जो है वो अटेम्प्ट करना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है और बहुत इजीली आपको मार्क्स मिल सकते हैं। तो अभी की अभी आप यहां पर नोट डाउन कर लो, द साउंड ऑफ म्यूजिक से जो एवलिन वाला पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सही बता रही हूं मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स भी देखे, सैंपल पेपर्स भी देखे, हमेशा अच्छे क्वेश्चंस जो हैं पूछे गए हैं एवलिन वाले पार्ट से, द साउंड ऑफ म्यूजिक के। तो उसके क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करना। एक जगह लिख लीजिए बेशक आप कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मुझे इसके क्वेश्चंस अच्छे से देखने हैं। तो क्या दिया हुआ है हमें? For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. But by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. They were advised that she should be fitted with hearing aid and sent to a school for the deaf. अब क्या हुआ कि थोड़े टाइम तक तो एवलिन जो है वो कंसील मतलब छुपा सकी अपना ये जो डेफनेस था। ठीक है, अपनी ये जो भाई उनको धीरे धीरे जो सुनना बंद हो रहा था, कुछ दिनों तक तो वो छुपा पाई अपने फ्रेंड्स और टीचर्स से, बट बाय द टाइम ये लोगों को समझ में आने लगा और पता चलने लगा कि प्रॉब्लम हो रहा है सुनने में, तो उन्होंने उनके पेरेंट्स को बोला कि भाई आप इसे किसी एक स्पेशलिस्ट को दिखाइए। तब उन्हें ये पता चला कि जो है हियरिंग है ना, उनकी जो सुनने की शक्ति है, पावर है, वो काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। ठीक है, नर्व जो है वो बहुत ज्यादा डैमेज हो चुकी है। एंड दे वर एडवाइज्ड दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड, और बोला गया कि हियरिंग एड जो है आप लगवा दीजिए। ठीक है, और इनको उसी स्कूल में भेज दीजिए जहां पर डेफ बच्चे पढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? व्हाट डज द वर्ड डेट्रियोरेट मीन? इस वर्ड का क्या मतलब है? टू गो फ्रॉम बेटर टू बेस्ट, टू गो फ्रॉम गुड टू बेटर, टू गो फ्रॉम बैड टू वर्स, या नन ऑफ दीज। अभी उसकी हालत क्या हो गई थी धीरे धीरे करके। अब बहुत सी बार हो सकता है हमें ऐसे वर्ड का ना मतलब ना पता हो। ठीक है, तो हमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, हम उन ऑप्शंस को उस वर्ड की जगह पुट करके देखेंगे। जैसे यहां पर हमारा जो वर्ड था डेट्रियोरेटेड, तो हमें यहां पर बोला जा रहा है कि भाई पहले तो वो छुपा पाई थी सबसे, बट बाय द टाइम शी वाज 11, जब तक वो 11 साल की थी, हर मार्क्स हैड डेट्रियोरेटेड। उनके जो मार्क्स आ रहे थे ना एग्जाम्स वगैरह में, वो क्या हो गए? बेटर से बेस्ट हो गए, गुड से बेटर हो गए, या बैड टू वर्स हो गए? तो ऑब्वियसली बुरे से बुरे हो गए। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, बहुत सी बार ऐसा होता है जो वोकैबुलरी वाले क्वेश्चन है उनको हम इस तरीके से भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपको बहुत हेल्प मिलती है। बहुत सी बार हमें वर्ड का मतलब नहीं पता होता है, बट हाँ, हम इस तरीके से अपना दिमाग लगा के अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट वाज कंक्लूडेड अबाउट द गर्ल बाय द स्पेशलिस्ट? क्या बोला जा रहा है? व्हाट वाज कंक्लूडेड अबाउट द गर्ल बाय द स्पेशलिस्ट? जो स्पेशलिस्ट था उसने क्या कंक्लूड किया? दैट शी वाज एब्सोल्युटली फाइन, कि वो फाइन है, दैट हर हियरिंग वाज इंपेयर्ड, या फिर दैट हर नर्व्स वर डेट्रियोरेटिंग, या बोथ 2 and 3। तो उन्होंने यही बोला था कि उनकी हियरिंग जो है वो इंपेयर्ड है, मतलब अब उन्हें नहीं सुन नहीं पा रहा है। ठीक है, वो खराब हो गया है उनका वो, एंड उनका जो नर्व है वो बहुत ज्यादा डैमेज हो गया। तो दोनों ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3, बोथ 2 and 3। ऑप्शन नंबर डी आप यहां पर पुट कर देंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट पीस ऑफ एडवाइस वाज गिवन टू एवलिन्स पेरेंट्स? अभी क्या एडवाइस दिया गया था? तो देखो यहां पर उनको क्या बोला गया था? दे वर एडवाइज्ड दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर द
डेफ कि भाई आप क्या करो, हियरिंग एड लगवा दो और डेफ बच्चों वाले स्कूल में इनको भेज दीजिए। भाई अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आती है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को पता चला कि मेरा जो आंसर है वो यहां से लेकर यहां तक का है, तो बच्चे कॉपी पेस्ट करते हैं। बेटा कॉपी पेस्ट जो है ना वो बहुत ही एक बड़ा बीमारी है, ठीक है, जो आप लोगों को लगा हुआ है और उसी के दम पे आप लोग बोलते रहते हो कि फिर मैम हमारे तो नंबर नहीं आए, हम तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए थे। अरे क्यों आएंगे नंबर भाई, कॉपी पेस्ट करने के नंबर थोड़ी ना टीचर्स देंगे आपको अपने वर्ड्स में आंसर्स को लिखना होता है। तो थोड़ा बहुत चेंज करके, जैसे व्हेन हर हियरिंग एबिलिटी वाज वर्सनिंग, जब उनके सुनने की एबिलिटी जो है वो बद से बदतर हो रही थी, द हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट, तो उन्होंने क्या बोला कि आप इसे एक स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाइए। तो क्या पीस ऑफ एडवाइस जो है एवलिन को दिया गया था, उन्हें बोला गया था, पहले तो उनकी मैम ने बोला है ना, उनको क्या बोला गया, अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट। दूसरा पीस ऑफ एडवाइस क्या दिया गया था, दैट शी शुड बी सेंट टू अ स्कूल फॉर दी डेफ। ये वाला पार्ट भी आप इसके अंदर ऐड करेंगे, ठीक है, तो केवल इतना ही पार्ट ऐड नहीं करेंगे, आप ये वाला पार्ट भी इसके अंदर ऐड करेंगे। व्हेन हर हियरिंग एबिलिटी वाज वर्सनिंग, द हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स to take her to the specialist, and it was then discovered that her hearing was severely impaired as the result of gradual nerve damage. They were advised that she should be fitted with hearing aid, and then her parents were advised कि भाई उसको क्या करना चाहिए, that she should be sent to a school for the deaf and be fitted with hearing aids। ऐसे आगे पीछे करके चीजों को लिख दो ताकि एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट आपका आंसर ना लगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु अर्ज्ड एवलिन्स पेरेंट्स टू टेक हर टू द स्पेशलिस्ट, किसने बोला एवलिन के पेरेंट्स को कि भाई आप उसको स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाइए। हर हेडमिस्ट्रेस, हर फ्रेंड्स, हर टीचर्स या रॉन फॉर्ब्स, किसने बोला था, किसने बोला इनको कि आप लेकर जाइए, फ्रेंड्स ने, हेडमिस्ट्रेस ने, टीचर्स ने, बताइए, बोलो बोलो, हर हेडमिस्ट्रेस, राइट, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, His efforts to get out only had the effect of, अब ये दूसरा वाला एक्सट्रैक्ट है, तो कह रहे हैं उसके जो एफर्ट्स थे टू गेट आउट, बाहर आने के, only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air. An exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform. याद है ना, दी एडवेंचर ऑफ टोटो का पार्ट है ये, जब वो उसको लेके जा रहे होते हैं अपने साथ दादाजी, तो रेलवे स्टेशन पर वो उस बैग में बहुत उछल कूद कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो बैग इधर उधर घूम रहा होता है ना। सो व्हाट डज द फर्स्ट लाइन कन्वे अबाउट टोटो, क्या थी वो पहली लाइन जो टोटो के बारे में बताई गई, टोटो वॉज एन ईगर मंकी, Toto was a kind and obedient pet, Toto was a mischievous monkey, या Toto never liked to be on a railway platform। याद है ना ये चैप्टर, तो what does the first line convey about Toto, पहली जो लाइन है वो टोटो के बारे में क्या बताती है, क्या है पहली लाइन में, his efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor occasionally or jump into the air। तो उससे क्या हो रहा है, वो शैतानी कर रहा है, तो ऑब्वियसली कि टोटो जो है वो बहुत ही एक शैतान किस्म का मंकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो विद हिमसेल्फ, कि आखिरकार जो ग्रैंडफादर है वो टोटो को अपने साथ क्यों लेकर गए थे, टू हाइड हिम फ्रॉम ग्रैंडमदर, टू सेव नाना फ्रॉम टोटोज मिस्चीफ, टू टेक टोटो ऑन सम ट्रैवलिंग, टू पुट अ पॉज ऑन टोटोज मिस्चीफ्स। बताइए जल्दी से, वो क्यों लेकर गए थे उसको, रीजन क्या था, अगर आपको चैप्टर याद होगा तो टोटो को ले जाने का रीजन क्या था, क्योंकि दादी को अभी तक नहीं पता था, है ना, दादी को अभी तक नहीं पता था, इसीलिए वो उसको ले गए थे। वेयर वॉज ग्रैंडफादर गोइंग एंड वाई, ग्रैंडफादर कहां जा रहे थे और क्यों जा रहे थे, रीजन क्या था बताइए जाने का, कहां जा रहे थे और क्यों जा रहे थे। ग्रैंडफादर वॉज गोइंग टू सहारनपुर टू कलेक्ट हिज पेंशन, तो ग्रैंडफादर जो है वो सहारनपुर जा रहे थे अपनी पेंशन कलेक्ट करने के लिए। स्टेट वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, बताना है हमें स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। इट वॉज अ बिग ब्लैक कैनवस किट बैग इन विच टोटो वॉज केप्ट, बताइए, बड़ा ब्लैक कलर का कैनवस बैग था जिसके अंदर टोटो को जो है वो रखा हुआ था। क्या ब्लैक कलर का बड़ा सा कैनवस बैग था वो, जल्दी से बताओ मुझे, बड़ा सा ब्लैक कलर का कैनवस बैग था वो, बोलो हाँ या ना। यस, बड़ा सा ब्लैक कलर का कैनवस बैग था। कैनवस बैग क्यों लिया था, क्योंकि बाकी कोई भी चीज होती तो टोटो जो है उसको चीर फाड़ दिया करता था, ठीक है। कैनवस जो होता है वो बहुत स्ट्रांग मटेरियल होता है, तो टोटो जो है उसको नहीं फाड़ सकता था। नेक्स्ट क्या है, एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है अब हमें,
He won't do what you tell him. So come, let's build strong homes. Let's join the doors firmly, practice to firm the body, make the heart steadfast. विंड चैप्टर से ये एक्सट्रैक्ट लिया हुआ है और बेटा बहुत इजीली आप अच्छे खासे नंबर, मतलब सोचिए 10 नंबर तो आप एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन से ही अपने कलेक्ट कर सकते हो। और इतना इजी होता है, ये बहुत इजी होता है ना, ज्यादा दिक्कत आती नहीं है इसके अंदर। अगर आपने चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ा है तो 40 में से 10 मार्क्स तो आपको एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन से ही निकल जाएंगे। सो ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम, व्हाई विल ही नॉट लिसन। यहां लिखा हुआ है ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम, वो नहीं करेगा जो तुम उसे करने के लिए कहोगे। सो ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम, व्हाई विल ही नॉट लिसन, आखिरकार वो क्यों नहीं सुनेगा बताइए। He will not listen because his nature is to exploit or harm the weak and support the strong। क्योंकि उसका नेचर कैसा है, जब हम पोएम पढ़ रहे थे विंड तो उसके अंदर बोला था कि भाई वो तो अपने नेचर उसका वैसा ही है, हमें अपने आप को स्ट्रांग बनाना होगा। जिसे पोएट ने किससे कंपेयर किया था, लाइफ से, कि लाइफ के अंदर भी आपको स्ट्रांग बनना पड़ता है। जितनी भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ के अंदर आ रही हैं, आप कोशिश कीजिए कि आप उन प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, ठीक है। अदरवाइज वो प्रॉब्लम्स क्या करेंगे, आपको तोड़ के चली जाएंगे, आपको तबाह करके चली जाएंगी। तो यही लिखना है हमें, ही विल नॉट लिसन, वो नहीं सुनेगा, बिकॉज हिज नेचर इज टू एक्सप्लॉइट और हार्म द वीक, क्योंकि उसका नेचर क्या है, एक्सप्लॉइट करना उसका नेचर है, हार्म करना उसका नेचर है। किन लोगों को, जो वीक हैं, ठीक है ना, इसी वजह से। और सपोर्ट दी स्ट्रांग, और वो स्ट्रांग को सपोर्ट करता है। व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएट इन द गिवन लाइन्स। अब इन लाइन्स के अंदर पोएट की टोन क्या है, ऑथोरिटेटिव, ह्यूमरस, पेसिमिस्टिक, सीरियस या कंसर्न्ड। ऑथोरिटेटिव है या ह्यूमरस है, हास्यपदक है, या फिर पेसिमिस्टिक है, जैसे हम बोलते हैं ना निराशा टाइप की, नकारात्मक टाइप की, वैसी है, सीरियस है या कंसर्न्ड है। किस तरीके की टोन जो है हमें यहां पर दिखाई दे रही है, सीरियस दिख रही है, ह्यूमरस दिख रही है, पेसिमिस्टिक दिख रही है, कंसर्न दिख रही है, या ऑथोरिटेटिव दिख रही है। तो हम बोल सकते हैं कि ऑथोरिटेटिव है सबसे पहली बात, सीरियस भी है और कंसर्न भी है, क्योंकि हर एक बात में वो ये बोल रहे हैं हमें क्या करना है, लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, मेक द हार्ट स्टेडफास्ट। कि आपको बोल रहे हैं, कंसर्न है कि आप लोग अगर स्ट्रांग नहीं होगे ना तो कहीं ना कहीं आपको लाइफ में बहुत धक्के मिलने वाले हैं और आप टूटने वाले हो, आपको बहुत नुकसान जो है वो होने वाला है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम। हमें एक्सप्लेन करना है पोएटिक डिवाइस जो इसके अंदर यूज हुआ है, ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम। तो आप सभी को पता है यहां पर ही वो किसको बोल रहे हैं, जल्दी से बताइए। पर्सोनिफिकेशन यहां पर बेसिकली किया हुआ है, अगर आपको दिख रहा होगा तो ही किसको बोला जा रहा है, वो विंड को ही बोल रहे हैं। तो मतलब किसी भी नॉन लिविंग चीज के अंदर आपने क्या किया, ह्यूमन क्वालिटीज जब डाल देते हो तो वो पर्सोनिफिकेशन होता है। तो पोएट हैज यूज्ड पर्सोनिफिकेशन इन ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम। द विंड इज एड्रेस्ड एज ही एंड एट्रीब्यूटेड विद ह्यूमन क्वालिटी ऑफ डिसओबीडियंस। क्या ह्यूमन क्वालिटी दिया है कि वो बात नहीं मानेगा आप लोगों की, राइट। देयर इज ऑल्सो एलिट्रेशन, हम एलिट्रेशन भी देख सकते हैं, कहां पर है, वोंट, व्हाट, व का साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं एलिट्रेशन। दो लिटरेरी डिवाइस है। पर्सोनिफिकेशन लिटरेरी डिवाइस क्या होता है, जब भी हम कोई भी निर्जीव चीज में, नॉन लिविंग चीज में, ठीक है, हम क्या करते हैं, कोई भी ह्यूमन क्वालिटीज बताते हैं, या किसी एनिमल में हम ह्यूमन क्वालिटीज बता देते हैं, तो हो जाता है वो पर्सोनिफिकेशन, मतलब आपने ह्यूमन क्वालिटीज उस चीज के अंदर बना दी है। दूसरा एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन क्या होता है, जब भी कोई कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है लेकिन क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स में, ठीक है। जो वर्ड्स हैं वो ऐसा नहीं है कि एक वर्ड यहां पर, दूसरा यहां पर, तीसरा यहां पर, चौथा यहां पर, नहीं, पास पास है। तो वोंट डू व्हाट, व का साउंड यहां पर रिपीट हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, वर्ड में जो लेटर है ना वो फर्क नहीं पड़ता कॉन्सोनेंट है या नहीं, जो साउंड आ रहा है उसको बोलते टाइम वो इंपॉर्टेंट है। अगर कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है तो वो कहलाता है, क्या कहलाता है बेटा, एलिट्रेशन। चलिए, How does repetition in these two lines impact the given extract? जो इन दोनों लाइंस के अंदर repetition है, जैसे so come, let's build strong home या let's join the doors firmly, तो ये letters जैसी चीज जो है रिपीट हो रही है, 2 बार हो गया ना। तो क्या बताता है ये जो repetition आपको दिख रहा है इन 2 लाइंस के अंदर, ये कैसे इंपैक्ट करता है हमारे एक्सट्रैक्ट को। ऑप्शंस दिए हैं, it reinforces the thought of the poet, it reinforces the need to act effectively, it reinforces the fact that unity is strength, या it reinforces the need to build strong homes। बताइए आपको क्या लगता है,
क्या रीइंफोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब बार बार एक बात को जब हम बोलते हैं ना तो हम किसी चीज पर जोर देने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर वो किस चीज पर जोर देने की कोशिश कर रहे हैं? पोइट के थॉट पर, नीड टू एक्ट इफेक्टिवली, या फैक्ट दैट यूनिटी इज स्ट्रेंथ, या टू बिल्ड स्ट्रांग होम्स? बताइए। वेरी गुड, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। हम सबको एक होना होगा। लेट्स ज्वाइन द डोज फर्मली, लेट्स प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, मेक द हार्ट स्टेडफास्ट। तो अपने दिल को मजबूत करते हैं। आइए हम अपने दरवाजों को, कहने का मतलब है कि हम अपने आप को स्ट्रांग करते हैं, ठीक है, कि कोई भी चीज जो है वो इजीली आकर हम पर अफेक्ट ना कर पाए, राइट? चलिए अगला क्वेश्चन है, then took the other just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. तो ये है the road not taken. The road not taken से 100% क्वेश्चन आएगा, 100% क्वेश्चन आता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है। कैरेक्टर्स पता होना, कैरेक्टर कह रही हूं, सॉरी, सेंट्रल आइडिया पता होना चाहिए, थीम पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर क्वेश्चन आएगा। लिखा किसने, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। द रोड नॉट टेकन जो पोएम है हमारा, वो किसने लिखा है, क्या आप लोग जानते हैं? विच एक्सप्रेशन, तो क्या लिखा है? देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. बताओ। then took the other, तो यहां पर वो वाला पार्ट है जब वो बोलते हैं कि मैंने वो दूसरा रोड लिया जो उतना ही फेयर एज इन, उतना ही अट्रैक्टिव था, मुझे उतना ही अपील कर रहा था, और उसके ऊपर भी मुझे लगता है उतनी ही अपॉर्चुनिटीज थी, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर, ठीक है। तो वो सड़क चाहती थी कि कोई उसे चुने, वो ग्रासी भी था और चाहती थी कि कोई उसके ऊपर चले, वैसी वो लग रही थी, अपीलिंग लग रही थी। Though as for that the passing there had warned them really about the same. तो which expression phrase means that nobody walked on the road taken by poet? कि which expression, कौन सा expression या phrase जो है जिसका मतलब ये है that nobody walked on the road taken by the poet, कि उस रोड पर किसी ने भी नहीं चला जो poet ने चुनी। better claim, just as fair, about the same, या wanted where? बिल्कुल, wanted where मतलब वो चाहती है, where मतलब एज इन कि कोई उस सड़क पर चले। अभी तक ज्यादा लोगों ने वो सड़क चुनी नहीं है, बट वो मुझे लग रहा है कि इक्वली अच्छी है जितनी कि वो दूसरी सड़क है जिसपे ज्यादा लोग चले, राइट? चलिए नेक्स्ट है, द राइम स्कीम ऑफ द गिवन लाइन इज ए बी ए ए बी ए ए बी 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 ए बी ए बी ए बी बी ए बी। अभी देखो, फेयर को हम लिख देते हैं ए, क्या फेयर क्लेम के साथ राइम हो रहा है? नहीं, तो इसको हम दे देते हैं बी। क्या क्लेम वेयर के साथ राइम हो रहा है? नहीं, तो फेयर और वेयर, ऑप्शन नंबर ए। देन देयर और वेयर, ऑप्शन नंबर ए। देन सेम क्लेम बी के साथ, तो ए बी ए ए बी, ए बी ए ए बी, ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा यहां पर सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, तो हमें बताना है। द टू रोड्स सिंबलाइज द ऑप्शंस वन चूजेस इन हिज करियर और इन लाइफ। क्या ये दो रोड्स सिंबल हैं कि वो ऑप्शंस जो हम चुनते हैं हमारी जिंदगी के अंदर, ठीक है, हमारे करियर के अंदर या लाइफ के अंदर, क्या इसी से रिलेटेड है? बताइए। बिल्कुल, हमारी लाइफ के अंदर जो भी हमारी चॉइसेस होती है, चाहे हमारे करियर को लेकर हो या लाइफ के अंदर कैसी भी चॉइसेस हो, वो दो रोड्स जो हैं वो उसी को सिंबलाइज कर रही है। और वो बोल रही है कि लाइफ के अंदर ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टाइम आएंगे जब आपको ऐसे डिसीजंस लेने पड़ेंगे, ठीक है। डरना नहीं है हमें कभी भी, जो हमारा मन करे। ये नहीं है कि हमें भेड़ चाल पे जाना है कि ज्यादातर लोगों ने ये वाली सड़क चुनी है तो मैं भी यही वाली सड़क चुन लेता हूं। नहीं, बहुत सी बार बड़ा बनने के लिए, महान बनने के लिए रिस्क भी लेने पड़ते हैं। सो यस, अगर आपके अंदर वो दम है तो कीजिए। What does the other refer to in the extract? यहाँ पे जो the other है, then took the other, road ही तो है वो। So the other refers to the second road which was less traveled. The other क्या है? वो दूसरी वाली सड़क है जो कम ट्रैवल की गई है। The poet chooses the second road as he was innovative, और वो second road चुनते हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा इनोवेटिव थे। ध्यान दीजिएगा, ये सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम का पैटर्न ऐसा ही होने वाला है, तो हम उसी पैटर्न को प्रैक्टिस कर रहे हैं। अलग अलग करने की बजाय हम पूरा पेपर ही अब एग्जाम्स तक ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए लाती रहूंगी, मिड टर्म के पेपर्स। और इस वीक तो आपको 2 से 3 मिलने वाले हैं। अगर आप चाहेंगे, अगर आपने इस वाले वीडियो को प्यार दिया तो मैं चाहती हूं कि और भी मैं इस तरीके के वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आऊं। तो आप बताइएगा जरूर कि आपको वीडियो कैसा लगा और लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए,
नाउ आंसर एनी 4 ऑफ द 5 क्वेश्चंस इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स। अब क्या दिया हुआ है हमें कि हमें 4 क्वेश्चन का आंसर करना है, 3 नंबर वाले क्वेश्चन है, 12 नंबर का आता है, 4 क्वेश्चंस करना है। कौन कौन से मैंने बोला था, देखो साउंड ऑफ म्यूजिक भाई बहुत इंपॉर्टेंट है और एवलिन वाला पार्ट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ ऑप्शन में साउंड ऑफ म्यूजिक से ही दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें बिस्मिल्लाह खान जी का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो यस, who helped Evelyn to continue with music, what did he do and say। यार इसका एक बार ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर वाले क्वेश्चंस के लिए इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए, who helped Evelyn to continue with music, what did he do and say। किसने एवलिन की मदद की टू कंटिन्यू विद म्यूजिक, म्यूजिक को कि तुम आगे कंटिन्यू करो, ठीक है, एंड व्हाट डिड ही डू एंड से, फिर उसने क्या किया और क्या कहा। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब मिडनाइट, नून एंड इवनिंग, कैसे डिस्क्राइब करते हैं, तो हमें पूरा डिस्क्रिप्शन देना होगा। अब मान लीजिए आपने ये चैप्टर पढ़ा ही नहीं है, द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री आपने पढ़ी ही नहीं है, तो आप कैसे कर लोगे। द पोएट कॉल्स द साउंड ऑफ द रेन एज रीफ्रेन, व्हाई। सी, एक वर्ड उठाकर क्वेश्चन पूछ लिया, क्या समरी पढ़ के जाओगे पोएम की तो कर लोगे, नहीं पॉसिबल है। वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान प्ले द शहनाई ऑन 15th of August 1947, कहां पर उन्होंने प्ले किया था, वाई वॉज द इवेंट हिस्टोरिक, और आखिरकार वो इवेंट हिस्टोरिक क्यों था। आफ्टर दैट हु डिड केजिया कंपेयर हर फादर विद, केजिया जो है वो अपने पापा को किससे कंपेयर करती है, व्हाट मेड केजिया थिंक दैट देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर्स, और क्या होता है ऐसा जिसकी वजह से केजिया ये सोचती है कि बहुत अलग अलग तरीके के पापा होते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन का आंसर। पहला है हु हेल्प्ड एवलिन टू कंटिन्यू विद म्यूजिक, व्हाट डिड ही डू एंड से। पर्क्यूशनिस्ट रॉन फॉर्ब्स हेल्प्ड एवलिन कंटिन्यू विद म्यूजिक, कौन थे, रॉन फॉर्ब्स थे जो पर्क्यूशनिस्ट थे। पर्क्यूशनिस्ट वो होते हैं जो वो वाले म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स बताते हैं जो टैप करके इस तरीके से बजते हैं, ठीक है। सो रॉन फॉर्ब्स जो है उन्होंने हेल्प किया था एवलिन का कि वो म्यूजिक के साथ कंटिन्यू करे। मतलब हो सकता है तुम्हारी जो सुनने की ताकत है वो खत्म हो गई है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने म्यूजिक को बंद कर दोगी। ही ट्यून्ड 2 large drums to different notes and asked her not to listen through her ears but to sense the sound through her body। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि भाई देख तेरे को ना अभी ये म्यूजिक को कान से तो सुन नहीं सकती है ना, तो तुझे क्या करना होगा, तुझे अपनी बॉडी से वाइब्रेशंस को फील करना होगा, बॉडी से उस म्यूजिक को सेंस करना होगा। दिस ओपन्ड अ न्यू वे ऑफ एक्सपीरियंसिंग म्यूजिक फॉर एवलिन, और इसी ने एक नया दरवाजा एवलिन के लिए खोल दिया कि वो इस तरीके से भी म्यूजिक को क्या कर सकती थी, एक्सपीरियंस कर सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब मिडनाइट, नून एंड इवनिंग, द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री। W.B. Yeats ने, अब कोई भी पोइट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, कोई भी पोएम दिया हुआ है और उससे रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको उसके आंसर में जरूर राइटर का नाम मेंशन करना चाहिए, ठीक है। अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, टीचर को लगता है पढ़ के आया बच्चा, उसको पता है, मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। द पोएट W.B. Yeats had spent many summers during his childhood on the lake Isle of Innisfree। तो हम ये मान लेते हैं कि भाई उन्होंने अपना बचपन में ना काफी ज्यादा टाइम जो है वो इस लेक पर बिताया है। The midnight is aglow with the glimmering of the moon and the stars. The noons are bright with a purplish light। तो ये डिस्क्रिप्शन उन्होंने दिया था, ठीक है, मून का, स्टार्स का एंड नून का। In the evening, the linnets fluttering their wings in the flight make a very captivating sight। और इवनिंग के अंदर जो लिनेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने पंख फड़फड़ा रहे होते हैं एंड मेक अ वेरी कैप्टिवेटिव साइट, और अगर आप उन्हें देखेंगे तो वो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा कि भाई अभी मुझे ना लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री में से कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्क्रिप्शन क्या, क्योंकि वो पूरा चैप्टर ही इसके ऊपर था। पूरे चैप्टर में उसने उस लेक पे जो जो सुंदर सुंदर चीजें उसी को तो डिस्क्राइब किया है, तो हमें वो सारे डिस्क्रिप्शंस याद करने होंगे, ठीक है ना, हमें वो सारे डिस्क्रिप्शंस क्या करने होंगे बेटा, याद करने होंगे। द पोएट कॉल्स द साउंड ऑफ द रेन एज रीफ्रेन, व्हाई। अभी जो पोएट है वो साउंड ऑफ रेन को क्या बोलते हैं, रीफ्रेन बोलते हैं, आखिरकार ऐसा क्यों। एक सेकेंड, राइट, ठीक है, ओके, आगे बढ़ जाते हैं।
अ रिफ्रेन इज अ लाइन रिपीटेडली यूज्ड इन अ सॉन्ग और पोएम। अभी रिफ्रेन क्या होता है? एक लाइन होती है जो रिपीटेडली यूज होती है एक सॉन्ग में या एक पोएम में। द ड्रॉप्स ऑफ द रेन प्रोड्यूस अ डिस्टिंक्ट एंड कंटिन्यूअस म्यूजिक बाय वे ऑफ देयर पैटरिंग। अभी बारिश की जो बूंदे हैं जो गिर रही हैं छत के ऊपर, उसकी वजह से एक बिल्कुल रेगुलर कॉन्टिन्यूअस जो है साउंड हमें सुनाई दे रहा है, ठीक है, उनके गिरने से। एंड दिस रेपिटेटिव साउंड ऑफ द रेन इज कॉल्ड रिफ्रेन बाय द पोएट। और यही जो रेपिटेटिव साउंड है बारिश की बूंदों का छत पे गिरने का, उसी को उन्होंने रिफ्रेन बोला है। ठीक है, हाँ या ना? बताइए हाँ या ना, यस और नो। यहां तक समझ में आया? यहां तक क्लियर हुआ? यप, यस। तो किसी भी गाने या किसी भी पोएम की बार बार रिपीट होने वाली आवाज को भी क्या बोला जाता है बेटा? यस, रिफ्रेन बोला जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। Where did बिस्मिल्लाह खान play the शहनाई on 15th of August 1947? Why was the event historic? कहां पर बिस्मिल्लाह खान जी ने शहनाई बजाई थी 15th of August 1947 को? हिस्टोरिक मोमेंट था, है ना? एंड व्हाई वाज द इवेंट हिस्टोरिक? क्यों था वो? देखो, बिस्मिल्लाह खान प्लेड द शहनाई ऑन 15th of August 1947 एट द रेड फोर्ट। आंसर हमारा फर्स्ट वाले क्वेश्चन का हो गया कि कहां पर बजाई थी, तो हमने दे दिया भाई रेड फोर्ट पर बजाई थी। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन। अब हम बताएंगे कि वो इवेंट जो है वो हिस्टोरिक क्यों था। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विद हिज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि वो पहले इंडियन थे जिन्होंने क्या किया था? पूरे नेशन को ग्रीट किया था विद हिज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से। दिस इवेंट वॉज हिस्टोरिक। ये इवेंट ऐतिहासिक था बिकॉज इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन दैट डे, क्योंकि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था उस दिन और जवाहरलाल नेहरू जी भी वहां पर मौजूद थे। तो एक बहुत ही बड़ा इवेंट था और एक हिस्टोरिक मोमेंट था जहां पर बिस्मिल्लाह खान जी ने शहनाई बजाई थी और पूरे हम कह सकते हैं हिंदुस्तान को एक तरीके से ग्रीट किया था कि भाई हम आजाद अब हो गए हैं, है ना? यस, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। Who did Kezia compare her father with? What made Kezia think that there were different sorts of fathers? अभी केजिया जो है वो अपने पापा को किससे कंपेयर करती है? एंड व्हाट मेड केजिया थिंक दैट देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर्स? और क्यों उसको ऐसा लगता है कि अलग अलग टाइप के फादर्स होते हैं? केजिया कंपेयर्ड हर फादर विद अ जायंट एंड मिस्टर मैकडोनाल्ड द नेबर। शी थॉट, एक तो किसके साथ करती है? जायंट के साथ, एंड एक करती है मिस्टर मैकडोनाल्ड के साथ जो उनका नेबर होता है। शी थॉट देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर्स। उसको लगा कि भाई अलग अलग तरीके के पापा होते हैं। When she saw Mr. McDonald playing tag with his children happily, जब उसने अपने नेबर में जो मिस्टर मैकडोनाल्ड है उनको अपने बच्चों के साथ टैग खेलते हुए देखा, तो कहीं ना कहीं उसको लगा कि यार ये भी तो एक पापा है, ये तो कितने प्यार से हंस रहा है, खेल रहा है, मजाक कर रहा है अपने बच्चों के साथ। But her own father always spoke angrily with her and chided her for stuttering. Chided as in डांटा करते थे उनको for stuttering, कि भाई वो हकला हकला के बोल रही है, ठीक है, क्लियरली जो है वो नहीं बोल रही है, और इसलिए उसके फादर उसको डांटते थे तो उसको बहुत बुरे लगते थे। और जब आपको याद है कि उसने कुशन के अंदर अपने पापा के इंपॉर्टेंट स्पीच वाले जो कागज है वो फाड़ के डाल दिए थे, तो उसको कितनी डांट पड़ी थी, है ना? यस, स्टटरिंग होता है हकला कर बोलना, बताया तो, रुक रुक के बोलती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 into 3 = 6। तो 2 का आंसर करना है, 3 नंबर के सवाल है। When does the child realize that he has lost his way? How has his anxiety and insecurity been described? कभी बच्चे को कब रियलाइज होता है कि उसने वो रास्ता भूल गया है या वो खो चुका है? How has his anxiety and insecurity been described? और कैसे उसकी anxiety और उसकी insecurity भी इसके अंदर बताई गई है। 2, महेंद्र calls ghosts or spirits of figment, अरे यार, महेंद्र calls ghosts or spirits a figment of the imagination. What happens to him on a full moon night? अब उसने क्या बोला कि भाई ये और कुछ नहीं है, ये केवल तुम्हारा जो है इमेजिनेशन है, ऐसा भूत भूत टाइप का जो है कुछ नहीं होता, एंड ये एक भ्रम है तुम्हारे दिमाग का। फिगमेंट मतलब क्या होता है कि ये सब तुम्हारे दिमाग का वहम है, भ्रम है, इमेजिनेशन है। व्हाट हैपेंस टू हिम ऑन अ फुल मून
नाइट, और उसके साथ क्या होता है, एक फुल मून नाइट पर। तो ईश्वरन द स्टोरी टेलर भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, द लॉस्ट चाइल्ड भी, एंड द एडवेंचर ऑफ टोटो से तो बार बार आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, एक्सट्रैक्ट बेस्ड भी मिल गया, अभी शॉर्ट आंसर टाइप भी मिल गया, है ना। तो ये चैप्टर्स आपको अच्छे से करने हैं, ठीक है। सो हाउ वाज टोटोज टेल यूजफुल फॉर हिम, टोटो की जो टेल है वो उसके लिए कैसे यूजफुल है, व्हाट डिड ग्रैंडफादर थिंक अबाउट इट, और जो दादू हैं वो उसके बारे में क्या सोचते हैं, जल्दी से बताइए क्या सोचते हैं वो उसके बारे में। ठीक है, चलिए When does the child realize that he has lost his way? बच्चे को कब ये रियलाइज होता है कि वो अपना रास्ता खो चुका है। How has his anxiety and insecurity been described? और कैसे उसकी एंग्जाइटी और उसकी इनसिक्योरिटी जो है वो डिस्क्राइब की गई है। His anxiety and insecurity are described in a very heartwarming way. उसकी जो एंग्जाइटी है या उसकी जो इनसिक्योरिटी है वो बहुत ही एक हार्ट वार्मिंग वे में डिस्क्राइब की गई है। जैसे हम उस चैप्टर को पढ़ते हैं और जब हमें लगता है यार ये बच्चा खो गया और वो इतना रोता है ना, तो लिटरली हमें बहुत ही इमोशनल फील होता है। व्हेन ही रियलाइजेस दैट ही हैज लॉस्ट हिज वे, जब उसे ये रियलाइज होता है कि वो अपना रास्ता खो चुका है या वो गुम गया है, अ डीप क्राई राइजेस विद इन हिज ड्राई थ्रोट, उसके सूखे हुए गले से एक गहरी चीख निकलती है। With a sudden jerk of his body, he runs from where he stood. With a sudden jerk of his body, और वो इधर उधर एकदम से घूमने लग जाता है पागलों की तरह। His face is convulsed with fear and his eyes are full of hot and fierce tears. तो बेसिकली उसका जो पूरा चेहरा है उसके ऊपर डर के अलावा और कुछ भी नहीं दिख रहा है ना। पूरे चेहरे पर केवल और केवल डर है। एंड his eyes are full of hot and fierce tears, और उसकी आंखें पूरे तरीके से आंसुओं से भरी हुई है। राइट, यस, बिल्कुल। सो हिज फेस इज कन्वर्स्ड विद फियर। कन्वर्स्ड मतलब बेसिकली हो जाता है, कन्वर्स्ड विद फियर का मतलब होता है बच्चा बहुत ज्यादा वो डर में था, है ना, हिल जाना डर की वजह से। सो डर से हिल जाना क्या होता है, ये कन्वर्स्ड। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, महेंद्र कॉल्स घोस्ट्स और स्पिरिट्स अ फिगमेंट ऑफ द इमेजिनेशन। व्हाट हैपेंस टू हिम ऑन अ फुल मून नाइट। अब महेंद्र जो है वो घोस्ट को या स्पिरिट को एक फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन बोलता है। क्या बोलता है, फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन। What happens to him on a full moon night, और full moon night पे उसके साथ क्या होता है। तो देखो, महेंद्र कॉल्स घोस्ट्स और स्पिरिट्स अ फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन। फिगमेंट मतलब मन का वहम है, भ्रम है, ठीक है। एज ही डिड नॉट बिलीव इन देम। क्यों बोलता है वो ये मन का वहम है, ये कुछ नहीं होते हैं, क्योंकि उसको लगता है कि भाई मैं विश्वास नहीं करता ना भूत में, ये रियल नहीं होते, वो ये बोलता है। One day ईश्वरन told him about a female ghost holding a fetus. अभी एक दिन जो है, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, ठीक है, एक दिन जो है वहां पर ईश्वरन, तो आप लोगों को पता ही है कि किस तरीके की जो है कहानियां बच्चों को सुनाता है, राइट। तो जब वो इस तरीके की भयंकर एक इमेज उसके सामने रखता है कि एक महिला है और वो क्या कर रही है, वो एक फीटस लेकर खड़ी हुई है अपने हाथ में, मतलब एक बच्चा जो है वो लेकर खड़ी गई है। और फीटस एक तरीके से होता है जो एक पेट के अंदर बच्चा होता है ना, उसको फीटस बोलते हैं। तो सोचो पेट के अंदर वाला जो बच्चा होता है ना, भ्रूण हिंदी में वर्ड यूज होता है, भ्रूण हत्या बोलते हैं ना, कि भाई बच्चे को पेट में ही मार देते हैं। यस, तो वो बेसिकली उस बच्चे को लेकर हाथ में खड़ी है। एंड ऑन अ फुल मून नाइट महेंद्र वोक अप एंड लुक्ड आउट द विंडो। और एक फुल मून नाइट पे महेंद्र उठा और विंडो के जब उसने बाहर देखा, ही वाज शॉक्ड टू सी द सेम फिगर
एंड बिगैन टू स्वेट प्रोफ्यूसली, और कहते हैं कि भाई उसका जो हालत है ना वो बहुत ही ज्यादा खराब हो गया, क्योंकि उसने वो सेम फिगर अपनी खिड़की के बाहर देखा। बिल्कुल, और वो ही वॉज शॉक्ड टू सी द सेम फिगर, वो बिल्कुल शॉक में चला गया सेम फिगर देख के, एंड बिगैन टू स्वेट प्रोफ्यूसली, और बहुत ज्यादा, प्रोफ्यूसली मतलब होता है बहुत ज्यादा पसीने पसीने हो गया। ठीक है, हाउ वॉज टोटोज टेल यूजफुल फॉर हिम, टोटो की जो टेल है वो उसके लिए कैसे यूजफुल थी, एंड वॉट डिड ग्रैंडफादर थिंक अबाउट इट, और ग्रैंडफादर का उसके बारे में क्या मानना था। टोटोज टेल वर्कड लाइक अ थर्ड हैंड फॉर द मंकी, टोटो की जो टेल थी ना वो उसके लिए तीसरे हाथ का काम करती थी। He could hang on to branches of trees with its help and use it to reach things out of hands reach. तो वो क्या कर सकता था, he could hang on to branches, भाई वो branches पे लटक जाता पेड़ों की उसकी मदद से, and use it to reach things out of hands reach, और वो उस पूंछ का इस्तेमाल करता उन चीजों को पकड़ने के लिए जो उसकी हाथ की पहुंच से दूर होती थी। ग्रैंडफादर थॉट द टेल एडेड टू द गुड लुक्स ऑफ द एनिमल, लेकिन दादू को तो हर एक चीज में बढ़िया बढ़िया दिखता था, तो उन्हें ऐसा लगता था कि टोटो भी उसकी जो एक एक चीज है ना वो सब उसकी खूबसूरती में मतलब चार चांद लगा रही है, यही उसको ऐसा लगता था। हो सकता है आपको सभी चीजें एकदम से चेंज दिख रही हो, मैं रिकॉर्डिंग करते 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 काफी आगे निकल गई और पता चला कि माइक जो है वो बीच में बंद हो चुका था, तो अब हम आगे अब शुरू करते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या जाता है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 100 to 120 वर्ड। अब हमें क्या करना है, 100 to 120 वर्ड्स के अंदर लिखना है। मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से क्या क्या मेन चीजें हैं जो लिखनी है। 100 to 120 वर्ड्स आप लोग करना। ठीक है, दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ग्रीड इज अ क्वालिटी विच गॉड डज नॉट लाइक, डिस्कस इट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोएम। अभी जो हमें पोएम दी हुई है ना, अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, उससे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपको अभी 100 to 120 वर्ड्स के अंदर लिखना है ना, तो आप क्या करेंगे, मेन पॉइंट्स जो हैं वो मैं आपको बता देती हूँ और उसको आप बड़ा करके लिखोगे, पूरा स्टोरी उसके अंदर एक्सप्लेन करके। ठीक है, अभी ग्रीड इज कंसिडर्ड टू बी अ सिन। ग्रीड जो है, लालच जो है, उसको सिन बोला गया है कि भाई ये तो एक बहुत ही बड़ा पाप है, एंड दिस हैज बीन क्लियरली ब्रॉट आउट इन द पोएम अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। और ये चीज साफ साफ दर्शाई गई है किसके अंदर, कौन सी पोएम के अंदर, अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड के अंदर। ग्रीड हैज नो एंड, दिस इज एविडेंट इन द बिहेवियर ऑफ द ओल्ड लेडी व्हेन शी वाज आस्क्ड फॉर अ केक बाय सेंट पीटर। अभी ग्रीड जो है ना उसका कोई भी अंत नहीं है, एंड ये चीज एविडेंट है। कहाँ से देखी जा सकती है ये, हमारी जो लेडी हैं उनके बिहेवियर से, कि वो एक केक का छोटा सा स्लाइस भी जो है उसको बड़ा लग रहा था और वो भी वो सेंट पीटर को नहीं दे पा रही थी। राइट, सो लिखा है हमने, शी कुड नॉट इवन गिव अ वेफर थिन स्लाइस, कि भाई एक वेफर जितनी थिन स्लाइस भी है वो उनको नहीं दे पा रही थी। एंड दिस एंगर्ड सेंट पीटर एंड ही कर्स्ड हर टू बी अ वुडपेकर, और इसी वजह से सेंट पीटर को भी गुस्सा आ गया और उन्होंने कहीं ना कहीं उसको क्या किया, श्राप दे दिया। One should always be willing to share with others as God has been so kind in giving us so much। तो एक इंसान को ना हमेशा willing उसके अंदर होना चाहिए, उसके अंदर हमेशा एक भावना होनी चाहिए किस चीज़ की, कि भाई वो सभी चीज़ें जो है वो शेयर करके खाए। ठीक है, वो शेयर करे लोगों से। अगर भगवान ने आपको इतना कुछ दिया है कि आप लोगों में बांट सकते हैं तो ज़रूर बांटना चाहिए हमें, फिर वहाँ पे हमें लालच नहीं दिखाना चाहिए कि ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवलिन ग्लेन एंड Bismillah Khan shared the values of hard work and perseverance. What important lesson do you learn from their lives? अभी एवलिन ग्लेन और बिस्मिल्लाह खान जी की लाइफ से हम देख सकते हैं कि दोनों ही हार्ड वर्क में विश्वास रखते थे, एंड परसेवरेंस क्या होती है, लगातार मेहनत करते रहना बिना हार माने। ठीक है, तो दोनों की ही लाइफ में अगर हम देखें तो उन्होंने यही काम किया, बचपन से ही मतलब हार नहीं मानी, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स परेशानियां क्यों नहीं आ गए। सो एवलिन ग्लेन एंड बिस्मिल्लाह खान, टू एमिनेंट म्यूजिक maestros, proved through their achievements that hard work and persistence are always rewarded। तो इन दोनों ही ने ही, ये जो दोनों म्यूजिशियंस थे, इन दोनों ने ही ये चीज़ साफ कर दी कि भाई देखो, अगर हार्ड वर्क करोगे, लगे रहोगे, हार नहीं मानोगे, तो एक दिन सक्सेस जरूर मिलेगी। ठीक है, आर ऑलवेज रिवॉर्डेड, हमेशा फल मिलता है आपको। एवलिन ग्लेन बिकेम एन इंटरनेशनली एडमायर्ड मल्टी परकशनिस्ट ओवरकमिंग डेफनेस थ्रू शेयर डेडिकेशन। और वहीं पर देखा गया कि जो एवलिन ग्लेन है वो एक इंटरनेशनली एडमायर्ड, मतलब पूरे विश्व में उनको जो है एडमायर किया जाता है, और वो एक मल्टी परकशनिस्ट हैं, और उन्होंने अपना ये जो डेफनेस है इसको ओवरकम किया, उसको अपने रास्ते में नहीं आने दिया, अपनी
डेडिकेशन की वजह से। शी लर्नड टू सेंस साउंड थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी एंड गॉट एडमिटेड टू द रॉयल अकेडमी। और उसने सीखा कि मैं अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से जो है साउंड को फील करूंगी, और रॉयल अकेडमी में भी उसने एडमिशन लिया, राइट। सो शी ब्रॉट पर्क्यूशन इनटू द लाइमलाइट ऑन द वर्ल्ड स्टेज, और ये पर्क्यूशन को लाइमलाइट में लेकर आई पूरे एक वर्ल्ड स्टेज पर, ठीक है, जो किसी ने सोचा नहीं था। एंड बिस्मिल्लाह खान लाइक एवलन वाज होली डेडिकेटेड टू हिज आर्ट। तो बिस्मिल्लाह खान जी भी देख लीजिए कि पूरे तरीके से ही उन्होंने डेडिकेट कर दिया था अपने आप को। उन्होंने वो राग भी गाए, बनाए, इन्वेंट किए जो किसी ने सोचा नहीं था कि शहनाई से बजाए और गाए जा सकते हैं, ठीक है। एट द टेम्पल्स ऑफ बनारस एंड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर, तो गंगा के पास बैठ के बनारस के मंदिरों में उन्होंने बहुत 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 म्यूजिक बजाया है। एंड ही रोज टू इंटरनेशनल अक्लेम विनिंग प्रेस्टिजियस अवार्ड्स, और कहीं ना कहीं पूरे प्रख्यात नाम हुआ है उनका पूरे विश्व के अंदर, और वहां पर उन्हें बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड्स, मतलब बहुत बड़े बड़े अवार्ड्स जो है उनसे नवाजा गया है, राइट। देयर लाइव्स एग्जाम्प्लीफाई हाउ डेडिकेटेड एफर्ट एंड हार्डवर्क लीड टू ग्रेट अचीवमेंट्स। और उनकी ये जो जिंदगियां हैं एग्जाम्प्लीफाई बताती हैं हमें, एक एग्जाम्पल की तरह है हम लोगों के लिए कि कैसे डेडिकेशन और हार्डवर्क जो है वो एक ना एक दिन आपको सक्सेस जरूर दिलाता है, ठीक है। बैठे बैठे किसी को कुछ नहीं मिलता, कोई इंसान लकी, अब हम बोलते थे यार बढ़िया है जिंदगी इसकी, तो देख इसके पास कितना कुछ है, उसकी मेहनत भी तो देखो ना, उसके पीछे उसकी मेहनत भी देखो। चलिए, व्हाट ह्यूमन वैल्यूज डू यू फाइंड इन ग्रैंडमदर, या फिर हु वॉज ईश्वरन, व्हाट डिड ही डू फॉर हिज मास्टर, इन व्हाट वे वॉज ही एन एसेट टू महेंद्र, डिस्क्राइब। ठीक है, तो ग्रैंड मदर किस तरीके की थी भाई, बहुत ही काइंड हार्टेड थी, है ना, डांटा भी करती थी, पर वो बैकबोन थी पूरे घर की। अब इतने सारे जानवर थे, वो उसे परेशान करके रखते थे, पूरा घर संभालती थी, पर फिर भी मंकी को पसंद नहीं करती थी, बट फिर भी उसे नहलाती थी, खाना खिलाती थी, सब कुछ करती थी। तो ये सारी खूबियां आप जो है इनके अंदर लिख लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट ह्यूमन वैल्यूज डू यू फाइंड इन ग्रैंड मदर, कि क्या है वो इंसानियत वाली चीजें, हम कह सकते हैं कि ह्यूमन वैल्यूज कौन सी हैं जो ग्रैंड मदर के हमें देखने की मिलती हैं। शी ग्रैंड मदर टॉट मी विजडम, लव, गुडनेस, तीन चीजें, विजडम, लव एंड गुडनेस। दूसरी चीज, ग्रैंड मदर हैज एन इनक्रेडिबल हार्ट, बहुत ही प्यारा दिल है उनका, अतुल्य, इनक्रेडिबल एज एन अतुल्य दिल है उनका। शी पुट्स हर ग्रैंड चिल्ड्रन फर्स्ट, वो अपने बच्चों को, अपने पोता पोतियों को पहले रखती है। शी इज अ ट्रेजर ट्रोव ऑफ विजडम, शी टीचेज अस, रेप्रिमेंड्स अस एंड ऑलवेज एक्ट विद द बेस्ट इंटेंशंस इन माइंड, है ना। एंड वो हमें सिखाती है, डांटती भी है, पर हमेशा उनका जो इंटेंशन होता है वो सही होता है। शी इज द बैकबोन ऑफ हाउस होल्ड, घर की रीढ़ की हड्डी है वो। अ मिरर इमेज ऑफ आयरन विल एंड स्टेडफास्टनेस एंड अ टेंडर एंड केयरिंग हार्ट। ठीक है, सो शी अलाउड टोटो टू स्टे एट होम, उन्होंने अलाउ किया टोटो को कि ठीक है कोई बात नहीं, अब ले आयो तो हम इसे घर में रखेंगे ही। प्रोवाइडेड वार्म वाटर फॉर हिज बाथ एंड इवन सेव्ड हिम फ्रॉम बीइंग बॉइल्ड अलाइव, वार्म वाटर प्रोवाइड किया और उसे जिंदा जलने से बचा लिया। इनडायरेक्टली शी ऑल्सो लाइक्ड एनिमल्स, और इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो उन्हें भी एनिमल्स काफी ज्यादा पसंद थे। लास्ट क्वेश्चन है लिटरेचर का, उसके बाद हम अपने ग्रामर वाले पोर्शन पे भागेंगे फटाफट। हु वॉज ईश्वरन, व्हाट डिड ही डू फॉर हिज मास्टर, इन व्हाट वे ही एन एसेट टू महेंद्र, डिस्क्राइब। और किस तरीके से वो एक एसेट है महेंद्र के लिए, वो भी हमें डिस्क्राइब करना है। देखो, ईश्वरन वॉज महेंद्र कुक एंड अ मास्टर स्टोरी टेलर। अब ईश्वरन जो था वो महेंद्र का कुक था और एक बहुत ही जबरदस्त स्टोरी टेलर भी था। ठीक है, महेंद्र एन अनमैरिड मैन विद सिंपल नीड्स मेड हिज लिविंग बाय सुपरवाइजिंग कंस्ट्रक्शन वर्क एट डिफरेंट साइट्स एज डायरेक्टेड बाय हिज हेड ऑफिस। तो उसके हेड ऑफिस से क्या होता था, सुपरविजन के लिए कंस्ट्रक्शन वर्क पर अलग अलग साइट्स पर महेंद्र को भेजा जाता था। ठीक है, सो ही वाज ऑलवेज अकम्पनीड बाय ईश्वरन हु सर्व्ड हिम फेथफुली। तो हमेशा उसके साथ कौन होता था, ईश्वरन होता था, जो फेथफुली उसको सर्व करता था, उसकी सेवा करता था। अब ईश्वरन उसके लिए खाना बनाता, उसके कपड़े धोता एंड एंजॉयड नरेटिंग इंटरेस्टिंग स्टोरीज, और बहुत मजा आता उसको इंटरेस्टिंग स्टोरीज जो है वो कन्विंसिंग स्टोरीज कि महेंद्र उन्हें सच मान ले, इस तरीके से स्टोरी सुनाया करता था उनके खाली समय में। ईश्वरन वॉज कॉल्ड महेंद्र एसेट। अब ईश्वरन जो है वो महेंद्र का एसेट बोला जा रहा है बिकॉज ऑफ हिज कंप्लीट डेडिकेशन एंड डिवोशन टू हिज मास्टर, उसके कंप्लीट डेडिकेशन और डिवोशन की वजह से, राइट। सो ही फॉलोड महेंद्र टू ऑल पोस्टिंग्स विदाउट कंप्लेंट एंड लुक्ड आफ्टर हिज नीड। तो उसने क्या किया, महेंद्र को फॉलो किया, ठीक है, जहां जहां पे भी वो जाता, जिस जिस पोस्टिंग पे भी वो जाता, विदाउट कंप्लेंट एंड लुक्ड आफ्टर हिज नीड, बिना किसी कंप्लेन के, और उसकी सभी जरूरतों का ध्यान भी रखा। ही कुक्ड एक्सीलेंटली बाय इम्प्रोवाइजिंग विद लोकल मटेरियल्स,
उसने कुक किया बढ़िया तरीके से, वो कहीं से भी मटेरियल इकट्ठा कर लेता था। जरूरी नहीं है कि अगर बिल्कुल रिमोट एरिया में भी आपको जाके कहीं पोस्टिंग मिल गया तो भी वो आपके काम आ जाएगा, ठीक है। केप्ट महेंद्र कंपनी एट नाइट एंड एंटरटेन्ड हिम लाइक अ टीवी विद हिज स्टोरीज मेकिंग अप फॉर महेंद्र लोनली बैचलर लाइफ। और उसको एंटरटेन भी करता था एक टीवी की तरह अपनी कहानियों से, जिसकी वजह से उसको कभी भी एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं हुई, उसे टीवी की कभी याद नहीं आई। चलिए, अब ये तो हो गया हमारा ये पार्ट। अब फटाफट से ग्रामर वाले पार्ट को कोशिश करना जल्दी से जल्दी, 20 मिनट तो लगने भी नहीं चाहिए, 10 क्वेश्चन है 10 मिनट के अंदर, हार्डली 15 मिनट लगने चाहिए, जेन्युइनली बोल रही हूँ, ठीक है। हाँ, तो हार्डली 15 मिनट लगने चाहिए। मुझे लगता है, देखते हैं आज कितना टाइम लगता है आप लोगों को एक्चुअल में करने में। भागो 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 भागो, डिग 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 डिग। उसके बाद हम अनसीन पैसेज करेंगे और लास्ट में हम राइटिंग सेक्शन करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं, कहाँ गए भाई, आ जाओ। Fill in the blank by choosing the correct option to complete the sentence. The boys blank space to my lecture since 8 o'clock this morning. अब लड़के क्या कर रहे हैं, मेरा लेक्चर देख रहे हैं सुबह 8 बजे से। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर कोई एक काम है जो पास्ट के अंदर शुरू हुआ और वो अभी भी कंटिन्यू चल रहा है, राइट। पास्ट के अंदर कोई भी काम हुआ शुरू और वो अभी भी चल रहा है। अगर आपको याद होगा तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस उसके अंदर यूज करते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर हम हैज बिन या हैव बिन का वेट करते यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, वर लिसनिंग, हैव बिन लिसनिंग, हैड बिन लिसनिंग, या नन ऑफ दीज। तो बॉयज है, प्लूरल है, तो ऑप्शन नंबर बी, द बॉयज हैव बिन लिसनिंग टू माई लेक्चर सिंस 8 o'clock दिस मॉर्निंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीड द कॉन्वर्सेशन। भाई मैंने आज इस वाले पेपर के अंदर ना कई 4 से 5 क्वेश्चन है नैरेशन के ऊपर भी, तो अच्छे से टॉपिक को कर लेना। रीड द कॉन्वर्सेशन बिटवीन अ मदर एंड हर डॉटर, कंप्लीट द सेंटेंस बाय रिपोर्टिंग डॉटर्स रिप्लाई करेक्टली, ठीक है। तो हमें रिपोर्ट करना है डॉटर का रिप्लाई। माँ क्या कहती है, व्हाई आर यू लुकिंग सो वरिड, कि भाई तुम जो है इतनी चिंता में क्यों लग रही हो। डॉटर, माई एग्जाम्स आर अप्रोचिंग, कि मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं इसलिए मैं चिंता में हूं। अब मदर आस्क्ड हर डॉटर, अभी आस्क्ड क्योंकि इंटेरोगेटिव था, WH वर्ड एज इट इज आ गया। वाई शी वॉज लुकिंग वेरी वरिड, अभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल गया, वेरी मच, ठीक है, वेरी वरिड। द डॉटर रिप्लाइड दैट, अब डॉटर ने रिप्लाई क्या किया है, माई एग्जाम्स आर अप्रोचिंग। अब माई है, माई क्या है, फर्स्ट पर्सन, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है, डॉटर, राइट। तो दैट हर एग्जाम्स, आर किस में बदल जाएगा, वर में, वर अप्रोचिंग। कुछ करना ही नहीं पड़ा, बहुत ही सिंपल सा था। तो बेसिक रूल्स आप लोगों को पता होने चाहिए, चाहे फिर वो इंटेरोगेटिव के हो, इंपैरेटिव के हो, किसी के भी हो, ठीक है। एक्सेप्शंस भी पता होने चाहिए, इंटेरोगेटिव पता होना चाहिए, इंपैरेटिव पता होना चाहिए, एक्सेप्शंस पता होने चाहिए। एक्सेप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन तो आप लोगों को एरर डिटेक्शन में दे देगा, ठीक है। देखते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक फॉर द गिवन लाइन। आई ब्लैंक स्पेस रादर डाई देन जॉइन द गैंग ऑफ टेररिस्ट्स। अब क्या दिया है, कुड, शुड, वुड, कैन, सभी का यूज आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपको याद होगा तो हम बात करते हैं जब भी कुड की, जस्ट अ सेकेंड बेटा, चलिए, यस, तो वो थोड़ा सा कॉल आ गया था। आई रादर डाई देन जॉइन द टेररिस्ट। अभी कुड का यूज हम कब करते हैं, कुड का यूज हम कब करते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं, पास्ट एबिलिटी के लिए करते हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी हमें पॉसिबिलिटी बतानी होती है या पास्ट एबिलिटी बतानी होती है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बोलो किसके लिए हम क्या करते हैं, कुड का यूज करते हैं। शुड का यूज हम कब करते हैं, शुड का यूज अगर आपको याद हो तो कोई भी एडवाइस आपको देना होगा या सजेशन आपको देना होगा, ठीक है। एडवाइस या फिर सजेशन के लिए आप लोग क्या करेंगे बेटा, शुड का यूज करेंगे। वहीं पर कैन का यूज कहाँ होता है, कैन का यूज होता है बेटा एबिलिटी के लिए, ठीक है, यस। परमिशन के लिए भी हो जाता है पोलाइट तरीके, इनफॉर्मल वे में, ठीक है। इनफॉर्मल के अंदर आप परमिशन के लिए भी कर सकते हो, क्योंकि फॉर्मल के अंदर तो हम यूजुअली मे का यूज करते हैं, ठीक है। तो लेकिन वुड का जो यूज होता है ना बेटा, वुड का जो यूज होता है वो होता है प्रेफरेंस के लिए, ठीक है, या चॉइस बिटवीन टू। कभी भी दो चीजों के बीच में जब आप लोगों को चॉइस देना होगा ना, तो उस केस के अंदर आप क्या करेंगे, वुड का यूज करेंगे। चॉइस बिटवीन टू, उसके अंदर आप क्या करेंगे, वुड का यूज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर
3 यहां पर सही जवाब होगा, आई वुड रैदर डाई, क्योंकि चॉइस है कि मैं मरना पसंद करूंगा टेररिस्ट गैंग ज्वाइन करने के कंपैरिजन में। तो ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अ लिटिल पॉलिटिकल थिंकर्स थिंक दैट लिबर्टी एंड इक्वालिटी कैन नॉट गो टुगेदर। फर्स्ट है कांट कांट, थिंक थिंक्स और लिटिल सम गो या गोज। बहुत इजी है, इजीली कर सकते हो आप, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। डिटर्मिनर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है और तो मैं आपको क्या ही बताऊं। ठीक है, डिटर्मिनर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। अभी देखो अ लिटिल दिया हुआ है, अ लिटिल अगर आप लोगों को याद होगा तो हम इसको यूज करते हैं बेटा अनकाउंटेबल नाउन के साथ। एक तो मेरी राइटिंग माशाअल्लाह, अ लिटिल जो है वो यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ। अनकाउंटेबल नाउन के साथ जैसे वाटर, शुगर, है ना। अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप क्या करोगे, अ लिटिल का यूज करोगे। बट यहां पर जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं ये लोग हैं, तो इनके लिए आप अ लिटिल का यूज नहीं करोगे। तो दो चीज हो सकती है, या तो आप बोलिए कि अ लिटिल के साथ हम सम लगाएंगे, है ना। अ लिटिल पॉलिटिकल थिंकर्स नहीं, सम पॉलिटिकल थिंकर्स थिंक दैट लिबर्टी इक्वालिटी कैन नॉट गो टुगेदर। उनका यह मानना है कि लिबर्टी और इक्वालिटी एक साथ नहीं हो सकते। चलिए, दे मेट यू एट द नाइट आफ्टर यू ब्लैंक स्पेस योर वर्क। अभी देखो दो पास्ट एक्शन है, किनकी बात हो रही है यहां पर। मैं आपसे ना लाइन ड्रॉ करके ही हमेशा रखा करूंगी सो दैट आई कैन राइट मैन। ठीक है, तो अब यहां पर क्या है, आपको बात किसकी हो रही है, टू पास्ट एक्शंस, राइट। दो पास्ट एक्शंस की बात हो रही है। तो जब भी दो पास्ट एक्शंस की बात होती है ना बेटा, तो जो फर्स्ट एक्शन होता है ना, जो फर्स्ट एक्शन होता है एंड जो सेकंड एक्शन होता है, ठीक है, जो फर्स्ट एक्शन होता है वो होता है किसके अंदर, पास्ट परफेक्ट के अंदर, और जो सेकंड एक्शन होता है वो होता है पास्ट सिंपल के अंदर, है ना। कोई भी टू पास्ट एक्शंस होते हैं तो जो पहले काम होता है वो परफेक्ट में, जो बाद में होता है वो पास्ट सिंपल में। तो ये सेकंड वाला जो होगा पास्ट सिंपल में। अब यहाँ पे सेकंड कि भाई वो कब मिले, जब उसका काम खत्म हो गया। तो फर्स्ट वाला जो है उसके साथ आप हैड लगाओगे, आफ्टर यू हैड फिनिश्ड योर वर्क, एज सिंपल एज दैट। आगे बढ़ जाते हैं बिना किसी देरी के। क्रिस इन एडिशन टू हिज ब्रदर जैक हॉकी ऑन सैटरडे। भाई क्या मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का क्वेश्चन है, पहले ही बता देती हूँ। क्रिस है हमारा सब्जेक्ट 1, ठीक है, और हमारा टू हिज ब्रदर जैक, हिज ब्रदर जैक है हमारा सब्जेक्ट 2। तो जब दो सब्जेक्ट या दो नाउन को हम जोड़ते हैं इन एडिशन टू से, मैंने आप लोगों को सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पढ़ाया तब ये रूल्स बताए थे कि अगर आपको दो नाउन को जोड़ना है और अगर वो एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, ऐसे हम बोल सकते हैं कि प्रपोजिशनल फ्रेजेस से एक तरीके से जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उनको क्या बताएंगे, आप किसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे बेटा, आप फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हो। अब क्रिस क्या है यहां पर, सिंगुलर है, तो आपका वर्ब भी क्या आ जाएगा बेटा यहां पर, सिंगुलर। प्लेज हॉकी ऑन सैटरडे। चलो आगे बढ़ जाते हैं। यस, रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन अ डॉक्टर एंड अ पेशेंट बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंस। अब हमें क्या करना है, एक डायलॉग रिपोर्ट करना है, क्या करके, एक डॉक्टर और एक पेशेंट के बीच का। क्या करना है, हमें डायलॉग रिपोर्ट करना है, किसके बीच का, एक डॉक्टर और एक पेशेंट के बीच का, बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंस, सेंटेंस को कंप्लीट करके। जल्दी से बताइए कैसे करेंगे, पढ़िए। डॉक्टर, यू शुड टेक दिस मेडिसिन एवरी डे। पेशेंट, शुड आई टेक इट बिफोर डिनर और आफ्टर डिनर। डॉक्टर, नो यू शुड नॉट टेक इट आफ्टर ब्रेकफास्ट, कि भाई तुम्हें इसको ब्रेकफास्ट के, यू शुड टेक इट आफ्टर ब्रेकफास्ट, कि तुम्हें ब्रेकफास्ट के बाद इसको लेना है, तुम्हें इसे ब्रेकफास्ट के बाद लेना है। बना दीजिए, कैसे बनाएंगे आप, बना दीजिए। द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट दैट ही शुड टेक दैट मेडिसिन एवरी डे, उसे वो मेडिसिन लेना चाहिए हर रोज। द पेशेंट फर्दर आस्क्ड, तो पेशेंट फिर पूछता है, इफ ही शुड टेक इट बिफोर डिनर और आफ्टर डिनर, तो उसको डिनर से पहले लेना है या डिनर से बाद में लेना है, तो उसने बोला नो यू शुड टेक इट आफ्टर ब्रेकफास्ट। सो द डॉक्टर रिप्लाइड नेगेटिवली एंड देन सेड दैट यू है सेकंड पर्सन, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, द डॉक्टर, पेशेंट को बोला होगा, ठीक है, सो दैट पेशेंट क्या है, ही और शी, कुछ भी हो सकता है, दैट ही और शी, ठीक है, दैट पेशेंट, और तो यहां पर
ही लिखा है तो हम ही लेंगे, दैट ही शुड टेक इट आफ्टर ब्रेकफास्ट, कि उसको उसे ब्रेकफास्ट के बाद लेना चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं, दैट ही शुड टेक इट आफ्टर ब्रेकफास्ट। आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन सेंटेंस एंड सप्लाई द करेक्शन। अभी तुम्हें एरर फाइंड आउट करना है गिवन सेंटेंस में और करेक्शन बताना है। सम गाइज लाइक टू फाइट ऑन इवन प्लेइंग ग्राउंड्स एंड सम गाइज लाइक टू चीट। अब यहां पर देखो टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है, क्या कहीं और गलती तुम्हें सीधी सिंपल साफ एक जैसी सिमिलर दिख रही है? कहीं पर गलती दिख रही है? सम गाइज कुछ लड़के लाइक उन्हें पसंद होता है, क्या पसंद होता है? टू फाइट, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा टू फाइट्स, क्या होता है? टू फाइट्स गलत है, क्या आएगा? टू फाइट आएगा। सो सम गाइज लाइक टू फाइट ऑन इवन प्लेइंग ग्राउंड्स, ठीक है, एंड सम गाइज लाइक टू चीट। यस, नेक्स्ट वन, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच इनटू रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करना है। भाई आज तो बहुत ही फोन आ रहे हैं, चलिए तो यस ऑर्डर आ गया था। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच इनटू रिपोर्टेड स्पीच। अभी डायरेक्ट स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच में इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, अंदर वाला जो आपको दिख रहा है विल यू बी कमिंग, अभी किस टाइप का क्वेश्चन है ये? यस और नो टाइप का है। किस टाइप का है? यस और नो टाइप का है। अभी ही आस्क्ड है ना, विल यू, बताइए क्या बन जाएगा? विल यू पूछा है, इफ या वेदर लगाएंगे, वेरी गुड। ही आस्क्ड इफ या वेदर यू, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, उसने मुझसे ही पूछा होगा, मी, तो यहां पर क्या आएगा? वेदर आई। विल किस में बदल जाएगा? वुड में। वेदर आई वुड बी कमिंग, ठीक है, whether I would be coming, if I would be coming। चलिए बहुत बढ़िया, आ गए। आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन सेंटेंस एंड सप्लाई द करेक्शन। अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैम ये रिपोर्टेड स्पीच के क्वेश्चन मैंने सब प्रैक्टिस करवाए हुए हैं, जाके चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, ग्रामर की जो प्लेलिस्ट है उनको प्लीज चेक कीजिए और वहां पर आपको सारे के सारे वन शॉट लेक्चर्स मिल जाएंगे। ऐसे वाले क्वेश्चंस जो हमने प्रैक्टिस किए हैं वो सब मिल जाएगा आपको वहां पर, ठीक है। माई क्लास टीचर टोल्ड मी दैट द अर्थ रिवॉल्व्ड अराउंड द सन। मेरे क्लास टीचर ने मुझे बताया कि भाई जो अर्थ है वो रिवॉल्व्ड अराउंड द सन, पहले रिवॉल्व करती थी, अब नहीं करती। याद आ जाना चाहिए तुम्हारे दिमाग में, तुरंत चमक जाना चाहिए कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, ठीक है, उसको आप चेंज नहीं करते हो, वो एज इट इज रहते हो और हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ प्रेजेंट सिंपल में रहता है। इसीलिए रिवॉल्व्ड की जगह क्या आएगा? रिवॉल्व्ड की जगह क्या आएगा? रिवॉल्व्स, ठीक है, रिवॉल्व्ड की जगह आएगा रिवॉल्व्स अराउंड दी सन। चलिए नेक्स्ट है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द नरेशन ऑफ द डायलॉग बिटवीन राधा एंड शिखा। क्या है? डू यू नो हाउ टू स्विम? क्या तुम जानती हो तैरते कैसे हैं? यस आई नो, आई हैव लर्नड इट ड्यूरिंग दिस समर वेकेशन। ये मैं जानती हूँ, मैंने ये सीखी थी ड्यूरिंग समर वेकेशन। अभी क्या दिया है? राधा आस्क्ड शिखा इफ वेदर शी न्यू हाउ टू स्विम, क्या वो जानती है स्विम करना? देन शिखा रिप्लाइड इन एफर्मेटिव, तो शिखा एफर्मेटिव में मतलब पॉजिटिवली रिप्लाई करती है एंड सेड ऑल्सो एडेड दैट। क्या कहेगी? अब देखो यहाँ पर जो दिया हुआ है ना, ये किस में दिया हुआ है? प्रेजेंट परफेक्ट में दिया हुआ है। प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज हो जाता है बेटा? पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब जब ये पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, दिस समर जो है वो हमारा दैट समर वेकेशन बन जाएगा। फाइंड आउट कर लीजिए कहां पर आपको दिख रहा है। शी हैड लर्नड इट ड्यूरिंग दैट समर वेकेशन, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल सही जवाब होगा। बाकी क्यों नहीं होंगे? क्योंकि यहां पर दिस लिखा है, यहां पर दी लिखा है, यहां पर तो दैट है लेकिन यहां पर वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं लगाया है ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं लगाया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। एरर फाइंड आउट करना है और करेक्ट आंसर हमें देना है। एवरी पीपल वेंट टू वेलकम द इंडियन क्रिकेट टीम। अगेन देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपको याद होगा तो एवरी के साथ हम क्या लगाते हैं? एवरी के साथ हम क्या लगाते हैं? सिंगुलर लगाते हैं या प्लूरल लगाते हैं? जो नाउन आता है एवरी के बाद वो क्या आता है? और पीपल जो है वो क्या है? एवरी के बाद बेटा हमेशा एक सिंगुलर नाउन लगेगा और पीपल जो है वो एक प्लूरल नाउन है। तो दो चीजें हो सकती है, या तो आप एवरी की जगह चेंज कर दीजिए या आप पीपल की जगह चेंज कर दीजिए, ठीक है। या तो आप पीपल को चेंज कर दो, आप पीपल को क्या कर दो? पर्सन कर दो। यहां पे एवरी पर्सन, ठीक है, वेंट टू वेलकम द इंडियन क्रिकेट टीम। या फिर आप पीपल के पहले मैनी लिख दो, मैनी पीपल, राइट, मैनी पीपल वेंट टू वेलकम द इंडियन क्रिकेट टीम। आ गया समझ में? आ गया समझ में। आगे बढ़ जाते हैं।
तो ये हो गया हमारा ग्रामर वाला पोर्शन और हमारा लिटरेचर वाला पोर्शन। अब बारी आ जाती है अनसीन पैसेज की। अनसीन पैसेज पर भागेंगे हम बिल्कुल पेपर वाले को पेपर के मतलब स्पीड से ही सॉल्व करना चाहते हैं और हम नहीं चाहते कि हमारा थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट हो। इसीलिए अब अनसीन पैसेज शुरू करने से पहले मैं 2 से 3 चीजें आप लोगों को पहले ही क्लियर कर देती हूं। मैं हमेशा अनसीन पैसेज जब भी बताती हूं मैं बच्चों को ये वाली चीज जरूर बताती हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता हर बार क्लास में कोई अगर नया बच्चा आ रहा है और अगर वो आ रहा है तो मैं चाहती हूँ कि उसका फायदा हो और उसको भी ये चीज पता हो। जब भी आपको ये बोला जाता है कि भाई अनसीन पैसेज जो है ना वो आप बार बार उसमें पैसेज पढ़ने की जरूरत है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसको बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग के 15 मिनट्स के अंदर अपना पेपर प्लान कीजिए। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, स्टार्टिंग के 15 मिनट्स के अंदर अपना पेपर प्लान कीजिए और जब आप पेपर प्लान कर रहे हैं उसके अंदर आपको पूरा पेपर बहुत अच्छे से पढ़ना है और समझ जाना है कि भाई क्या क्वेश्चन कैसे किया हुआ है। पेपर सॉल्व नहीं करना होता स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में, पेपर पढ़ना होता है एंड देन डिसाइड करना होता है कि मेरे अकॉर्डिंग कौन सा लेक्चर मुझे, कौन सा सेक्शन मुझे पहले करना है। जैसे मैंने आज आप लोगों को लिटरेचर वाला सेगमेंट पहले करवा दिया, आप लोगों को खुद रियलाइज होगा कि मैं कितने बड़े सुकून में आ गया हूं कि मेरा एक बार लिटरेचर और ग्रामर तो खत्म हो चुका है। ठीक है, आपको एक बहुत ऊपर से बहुत बड़ा प्रेशर जो है वो आपके ऊपर से हट जाएगा। लेकिन बेटा ऐसा भी कामयाब कब होगा, जब आप ऑलरेडी पहले प्रैक्टिस करके जाओगे। ऐसा नहीं है कि लिटरेचर के अंदर आपने बहुत सारा टाइम निकाल दिया एंड देन बाकी पूरा पेपर पड़ा हुआ है और फिर आप उसके ऊपर टाइम नहीं दे पा रहे हो। ये वाली गलती मत करना। आपका लिटरेचर वाला पोर्शन 70 मिनट के अंदर खत्म हो जाना चाहिए, उसी अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस करनी होती है। अब जो 15 मिनट्स हैं पेपर प्लान करने में, पेपर रीड बहुत ही जरूरी है करना, सॉल्व नहीं करना है। और उसी रीडिंग में हमें अनसीन पैसेजेस को भी रीड करना है। ठीक है, उससे क्या होगा कि एक बार हमने जब वो अनसीन पैसेज गो थ्रू कर लिया तो हमें आइडिया लग गया कि वो किस चीज के ऊपर है, तो हम जो आंसर्स ढूंढेंगे ना हमारे लिए वो चीज इजी हो जाएगी। ठीक है, हमारे लिए वो चीज डेफिनेटली इजी हो जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं। और दूसरी चीज एक और आती है कि कॉपी पेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं करना है आप लोगों को। कॉपी पेस्ट अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि जहां मुझे आंसर दिख रहा है वहीं से मैं कॉपी पेस्ट कर दूं, कुछ तो एमसीक्यू आते हैं, 1-2 आंसर्स ही आप लोगों को लिखने होते हैं, है ना। बाकी तो एमसीक्यूज आते हैं, 1-2 आंसर्स आप लोगों को लिखने होते हैं। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा कि वो जो 1-2 आंसर्स भी आप लोगों को लिखने हैं ना उसके अंदर आप कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे। तीसरी चीज, हमेशा ऐसा माना जाता है कि पहले क्वेश्चन का आंसर स्टार्टिंग में मिल जाएगा, दूसरे का उसके बाद, तीसरे का उसके बाद, चौथे का इसके बाद, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। इसीलिए हमें क्या करना होता है, इसीलिए हमें कीवर्ड्स और की फ्रेजेस का सहारा लेना होता है। कीवर्ड्स एंड फ्रेजेस का सहारा लेना होता है। मैंने अपना क्वेश्चन पढ़ा और उसमें से ऑप्शंस भी देखे मैंने एंड देन अपने कीवर्ड्स और फ्रेजेस को मैंने उसमें ढूंढने की कोशिश की। हर बार एक सिंपल एग्जांपल देती हूं, मुझे एक ड्रेस खरीदनी है पिंक कलर की, मैं दुकान में जा रही हूं, पर सोच के गई हूं मुझे पिंक कलर की ड्रेस खरीदनी है, तो मेरा दिमाग अपनी 100% कैपेबिलिटी लगा देगा पिंक कलर देखने में, पूरी दुकान के अंदर क्या क्या पिंक है, राइट, लगा देगा। जैसे मुझे मेरी शादी का लहंगा खरीदना था तो मुझे केसरिया रंग का लहंगा पहनना था, तो मैं हर जगह बस वही कलर ढूंढ रही थी, जो कि मुझे मिला भी नहीं मिला। मुझे क्या कर सकते हो, उस टाइम पर नहीं मिला। तो यस, ठीक है, चलें आगे बढ़ जाएं। तो ये कुछ चीजें हैं, अभी आप लोगों को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको कितना टाइम चाहिए, कोई भी अनसीन पैसेज अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो 30 मिनट से ज्यादा का टाइम मुझे लगता नहीं आपको देना चाहिए। अनसीन पैसेजेस में 15-15 मिनट दोनों अनसीन पैसेजेस के लगा लीजिए और 30 मिनट्स हो गए। तो अगर मान लो कि 70 मिनट्स आप लोगों ने किस में दे दिए, लिटरेचर में दे दिए, और 30 मिनट्स, पहले बताओ टोटल आप लोगों के पास कितने मिनट्स होते हैं, 120 मिनट्स होते हैं। 3 घंटे का पेपर होता है, 3 आवर होते हैं पेपर के लिए, बोलो हाँ या ना। 3 घंटे का पेपर होता है, तो 3 घंटे में कितना हो गया, 180 हो गए, 180 मिनट। तो 70 मिनट आपने वहां दे दिए, 30 मिनट्स आपने यहां दे दिया, और उसके बाद 20 मिनट्स आप लोगों ने ग्रामर वाले पोर्शन में दे दिए, तो कितना हो गया, 120। उसके बाद भी कितने बचे तुम्हारे पास, 60 मिनट बच गए। क्या तुम्हें 60 मिनट चाहिए, उसके बाद तुम्हें 60 मिनट चाहिए, 40 मिनट भी लगा लो, तुमने और लगा दिए, तुमने 40 मिनट अगर और भी लगा दिए राइटिंग सेक्शन के अंदर, तो भी कितना हो गया बताओ, बोलो कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ यार, कितना हो जाएगा, कितना ही कर लोगे। तो 70 मिनट तुमने वहां पर लगा दिए, उसके बाद 30 मिनट्स मान लीजिए तुमने अनसीन पैसेज में लगा दिए, है ना, 15-15 मिनट लगा दिए तुमने अच्छे से अनसीन पैसेज में, 20 मिनट तुम लोगों ने अपने ग्रामर सेक्शन में लगा दिए, तो भी तुम्हें 40 मिनट मिल जाते हैं। जिन बच्चों को भी दिक्कत आती है लिखने में अपना राइटिंग सेक्शन करने के लिए, तो भी कितना हुआ, 160 ही हुआ। तब भी तुम्हारे पास अभी भी 20 मिनट बच जाएंगे जिसमें तुम पूरा रिवाइज कर सकते हो। और अगर
5-10 मिनट ऊपर नीचे बाकी के सेक्शंस में हो भी गए तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो कोशिश हमेशा यही करनी है कि यही रखना है आप लोगों को, ठीक है, कि इन टाइम फ्रेम्स के अंदर आप लोगों का कंप्लीट हो जाए, और इजीली हो भी जाता है अगर आप कोशिश करोगे तो। स्पीड एक स्टार्टिंग से ही मेंटेन करके चलोगे तो, टाइमर ऑलरेडी सेट करके चलोगे तो मुझे इतने में करना है, और अगर वर्ड लिमिट के अंदर रहोगे तो वैसे ही सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। जब हम भावनाओं में बह जाते हैं अक्सर गलतियां तब होती हैं, ठीक है। तो यस, स्टार्ट करें फिर। एक बार हमें अपना अनसीन पैसेज रीड करना होगा, तो चलिए आइए रीड कर लेते हैं अपने अनसीन पैसेज को। आप भी मेरे साथ रीड कीजिएगा। Although pollution of land, sea and air has been well documented, the latest and the least recognized version is the swelling tide of noise which is engulfing urban as well as rural areas. This has long-term implications on the ecology, health and productivity of a fast-developing country like India. Unlike other pollutants, noise lacks visibility, seldom registering on the consciousness, except as a trifling irritant to be dismissed at will, therefore less likely to be perceived as a threat. Available data indicates that noise does pose a threat and is known to have caused a number of complications. Declining productivity among workers in certain industries has been directly correlated with noise levels, particularly those under constant exposure to the menace. The first ever survey of the impact of noise on health, conducted by All India Institute of Medical Sciences, has established that noise not only impairs the physical and psychological functioning of the human organism, but also cause nausea, vomiting, pain, hypertension and a lot of other complications including cardiovascular complaints. तो यहाँ पे हमने एक बार क्या कर लिया, इसको रीड कर लिया। आगे पढ़ते हैं। A study of postgraduate school of basic medical sciences in Chennai confirms such conclusions. In 50% of industries, it was found that workmen exposed to higher intensities of noise in occupational capacities were often exposed to behavioral changes like irritated, short-tempered and impatient, and more likely to resort to agitation and disrupt production. This was true of units in heavy industrial pockets in and around the 4 metropolitan centers. Recreational noise, another ugly facet, is becoming more widespread in cities and towns. Loudspeakers are turned at full volume during marriages, festivals, jagrans, musical programs, particularly at night, without the least consideration for others. Even at 50 dB, sound can awaken a person from a sleep slumber. As experiments have shown, loudspeakers from output of 60 to 80 dB cause the pupils of a slumbering person to dilate, with the increasing intake of oxygen resulting in palpitation. The effect is more pronounced in narrow lanes. TV sets are played at full volume at prime time, invariably disturbing neighbors. Noise making seem to have become the latest status symbol, be at an election campaign or slogan shouting or advertising ownership of a TV set. तो बेसिकली ये नॉइस पोल्यूशन के ऊपर पूरा का पूरा आपको पैसेज दिया हुआ है। बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अबव पैसेज, अब हमें मात्र 3 मिनट भी नहीं लगे होंगे, ठीक है। मान लीजिए आपको 3 मिनट भी लगते हैं एक पैसेज को पढ़ने में, तो 3 और 3 6 मिनट आपके लग जाएंगे। 15 में से अगर तुम्हारे 6 मिनट भी लग गए तो भी तुम्हारे पास बाकी का टाइम तो बचा हुआ है ना, 9 मिनट बचे हुए हैं बाकी का पेपर पढ़ने के लिए, और इजीली 9 मिनट में बाकी का पेपर पढ़ा जा सकता है। क्वेश्चन ही तो दिए हुए हैं, लेटर के क्वेश्चन, तुम्हारा इसके डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ का क्वेश्चन होगा, वो वाले क्वेश्चन होंगे, अपने लिटरेचर वाले क्वेश्चन होंगे, पढ़ लेते हैं, इजीली पढ़ा जाता है पेपर 15 मिनट के अंदर। Why does the writer say that noise has implications on our nation's ecology, health and productivity? Eliminate the incorrect option. अब आपको क्या बोला गया था मैंने कि कीवर्ड्स और की फ्रेजेस ढूंढो। अब तुम क्या ढूंढोगे? तुम ढूंढोगे implications on nation's ecology, health and productivity. Ecology, health and productivity के ऊपर, ठीक है। तो because it has overwhelmed both urban and rural areas, because it is conveniently dismissed, because its effects are well documented, because its effects are not well documented. तो फटाफट से eliminate the incorrect option. हमें incorrect option को eliminate करना है, हटाना है फटाफट से। Nation's ecology, health and productivity क्या आपको यहाँ पर दिख रहा है? इसीलिए एक साथ मैंने लिखा हुआ है, बार बार आप लोगों को चेंज करने की जरूरत ना पड़े। बताओ, नेशंस इकोलॉजी, हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी फर्स्ट वाले में ही दिख रहा होगा। दिस हैज लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन। सो ऑल द पोल्यूशन ऑफ लैंड, सी एंड एयर हैज बीन वेल डॉक्यूमेंटेड। तो वेल डॉक्यूमेंटेड तो है ना, वेल डॉक्यूमेंटेड तो है, तो ये इनकरेक्ट नहीं है। द लेटेस्ट एंड द लीस्ट रिकॉग्नाइज्ड वर्जन इज द स्वेलिंग टाइड ऑफ नॉइस विच इज एनगल्फिंग अर्बन एज वेल एज रूरल एरिया। तो ये वाला भी दिया हुआ है, सेकंड भी ठीक है। दिस हैज लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन ऑन, तो भाई हमारे आंसर में देखो, बिकॉज इट हैज ओवरवेल्म्ड बहुत अर्बन है, ये तो दिया हुआ है। बिकॉज इट इज कन्वीनियंटली डिसमिस्ड, बिकॉज इट्स इफेक्ट्स आर वेल डॉक्यूमेंटेड, दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ? बोलो भाई,
मैं सॉल्व करूंगी कि तुम सॉल्व करोगे? बताओ। वेल डॉक्यूमेंटेड है तो लास्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा ना। वेल डॉक्यूमेंटेड भी है, कन्वीनियंटली डिसमिस्ड, ओवरवेल्म्ड बोथ अर्बन एंड रूरल, हाँ या ना? यस। तो वेल डॉक्यूमेंटेड है तो ये नॉट वाला कैसे हो जाएगा? वेल डॉक्यूमेंटेड है तो ये नॉट वाला कैसे हो जाएगा? एक ही चीज हो सकती है ना, या तो वेल डॉक्यूमेंटेड होगा या वेल डॉक्यूमेंटेड नहीं होगा, तो वेल डॉक्यूमेंटेड है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। व्हाट इज द टोन ऑफ द राइटर इन द गिवन लाइन? इवन एट 50 dB साउंड कैन अवेकन अ पर्सन फ्रॉम अ डीप स्लंबर। फ्रॉम पैराग्राफ 5 रैशनलाइज योर रिस्पॉन्स इन अबाउट 40 वर्ड्स। तो बोला 40 शब्द में अपना रिस्पॉन्स दीजिए। अब मुझे ये वाला लाइन जाके पढ़ना पड़ेगा। इवन 50 dB साउंड कैन अवेकन अ पर्सन फ्रॉम अ डीप स्लंबर, है ना? तो आप क्या बनाएंगे? फ्रॉम पैराग्राफ 5, बताओ। ये ना, पढ़ो, और जहां पे तुम्हें तुम्हारा आंसर दिखाई दे रहा है उसको पढ़ाई करो, उसको पढ़ो, एक बार पढ़ लो फिर सोचना। जल्दी 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 मुझे बताओ, समझ में आ गया? देखो सीधा सिंपल यहां पर इसने क्या बोला है कि भाई एज एक्सपेरिमेंट्स हैव शोन, एक्सपेरिमेंट्स ने जैसा दिखाया है, सॉरी ऊपर, इवन एट 50 dB साउंड कैन अवेकन अ पर्सन फ्रॉम डीप स्लंबर, कि भाई 50 dB का साउंड भी एक इंसान को गहरी नींद से जगा सकता है। As experiments have shown, loudspeakers with output from 60 to 80 dB cause the pupils of slumbering persons to dilate with increasing intake of oxygen, resulting in palpitation। कहने का मतलब कम से कम आवाज भी जो है एक इंसान की नींद को भी खराब कर सकती है और उसके हेल्थ पे भी नुकसान कर सकती है। तो लाउड आवाज तो सोचो आप कितना ज्यादा नुकसान कर पाएंगे। यही मीनिंग बोल रहा है वो, यही बात कह रहा है ना। सो द इफेक्ट इज मोर प्रोनाउंस्ड इन नैरो लेन्स। फिर बाद में और भी चीजें उसने एक्सप्लेन करी, बट इसका तो यही मतलब है, ठीक है? तो अगर हम इसको आंसर में डालें तो हमारा आंसर यही आएगा कि द राइटर एम्फेसाइजेस द डेडली इंपैक्ट ऑफ इवन लो लेवल्स ऑफ नॉइस, कि लो लेवल जो है ना नॉइस का, उसके भी इंपैक्ट के बारे में वो बात कर रहे हैं विद एन एग्जांपल, एक एग्जांपल देके कि भाई इफ इवन 50 dB साउंड कैन डिस्टर्ब अ पर्सन, कि 50 dB का साउंड भी एक पर्सन को डिस्टर्ब कर सकता है एंड डिस्टरप्ट देयर स्लीप साइकिल, और उनकी स्लीप साइकिल को खराब कर सकता है, देन लाउडर लेवल्स ऑफ साउंड, तो बहुत तेज आवाज जो है कैन हैव अ डेवास्टेटिंग इफेक्ट ऑन वंस फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ। तो वो तो उसके फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे बहुत ही ज्यादा प्रभाव डाल सकता है, ठीक है? यही बात वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली। द ऑथर साइट्स एग्जांपल्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन इन हेवी इंडस्ट्रियल पॉकेट्स टू कंक्लूसिवली प्रूव टू द रीडर दैट। अभी ऑथर क्या कर रहे हैं? साइट्स एग्जांपल्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन की वो एग्जांपल देते हैं इन हेवी इंडस्ट्रियल पॉकेट्स, इंडस्ट्रियल पॉकेट्स में, टू कंक्लूसिवली प्रूव टू द रीडर दैट। अभी रीडर को वो क्या प्रूव करना चाहते हैं? क्या प्रूव करना चाहते हैं? देखो हमारे को इसको ढूंढना है, जो इंडस्ट्रियल पॉकेट्स में उन्होंने पोल्यूशन की बात की थी उसके बारे में बताइए, बताओ। देखो, अ स्टडी ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बेसिक मेडिकल साइंस इन चेन्नई कंफर्म्स सच कंक्लूजन्स इन 50% ऑफ इंडस्ट्रीज, 50% इंडस्ट्रीज में इट वाज फाउंड, ये पाया गया दैट की वर्कमैन एक्सपोज्ड टू हायर इंटेंसिटीज ऑफ नॉइस इन ऑक्यूपेशनल कैपेसिटीज वर ऑफन एक्सपोज्ड टू बिहेवियरल चेंजेस, बिहेवियर चेंजेस हुए उनके अंदर, इरिटेटेड रहते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड रहते हैं, इंपेशेंट रहते हैं, एंड मोर लाइकली टू रिजॉर्ट टू एजिटेशन एंड डिसरप्ट प्रोडक्शन। तो सब कुछ ही प्रभावित हो जाता है। यही सब उठा के हम अपने आंसर के अंदर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि कंसिस्टेंट एक्सपोजर टू नॉइस कैन लीड टू बिहेवियरल चेंजेस, कि भाई लगातार अगर आपका सामना होता है या सारा दिन आपको वही लाउड नॉइज सुनाई देते तो आप इरिटेटेड रहेंगे, आपका मेंटल हेल्थ भी खराब होगा, ठीक है? आपके बिहेवियर में चेंजेस आएंगे। अब वहां पे सारे चेंजेस जो थे वो बिहेवियरल चेंजेस थे, वो आप लिख भी सकते हो कि आप इरिटेटेड रहोगे, आपका प्रोडक्शन डिसरप्ट प्रोडक्शन, ठीक है? इरिटेटेड और शॉर्ट टेम्पर्ड, जो भी वर्ड्स दिए हुए हैं वो भी लिख सकते हो, ठीक है? चलिए, कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली। अब क्योंकि हमें सेंटेंस कंप्लीट करना था तो हमने लिख दिया दैट कंसिस्टेंट एक्सपोजर टू नॉइस कैन लीड टू behavioral changes. Next, the passage includes some words that are opposite of each other. From the sets below, identify two sets of antonyms. अभी क्या बोल रहे हैं? The passage includes some words. Passage क्या है? Passage के अंदर कुछ words है that are opposites of each other, जो एक दूसरे के बिल्कुल opposite है. From the sets 1 to 5 below, identify two sets of antonyms. हमें antonyms बताने हैं, physical and psychological, in and around, sea and air, urban and rural, cities and towns. एंटोनिम्स बताओ, एंटोनिम्स बताओ दोनों, जो इनके एंटोनिम है।
बिल्कुल, एक होता है फिजिकल, एक होता है साइकोलॉजिकल, शारीरिक और मानसिक ऑपोजिट हो गया, एक हो गया अर्बन, एक शहरी और एक गांव का। ठीक है, बिल्कुल सही। आगे बढ़ जाते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली। द सर्वे कंडक्टेड बाय एम्स हैज एस्टैब्लिश्ड दैट नॉइस ओनली इंपैक्ट्स बट आल्सो इंपेयर्स। इंपैक्ट नहीं करता बट इंपेयर भी कर देता, मतलब खराब भी कर देता है। क्या? बाय कॉजिंग नॉजिया, वॉमिटिंग, पेन, हाइपरटेंशन एंड कार्डियोवैस्कुलर कंप्लेंट्स। बताइए, कंप्लीट द सेंटेंस। द सर्वे कंडक्टेड बाय एम्स, तो हम पैसेज पे चलेंगे और हम एम्स को ढूंढेंगे। कहां दिया हुआ है सर्वे बाय एम्स? एम्स, एम्स आपको कहीं पे दिख रहा है जहां पर लिखा हुआ हो कि भाई सर्वे कंडक्ट किया था एम्स ने, उसके बारे में कहीं पर इंफॉर्मेशन दिख रही है क्या? यहां पर कहीं पर इंफॉर्मेशन आपको दिख रही है सर्वे कंडक्टेड बाय एम्स? बोलो। यस, ये रहा, कंडक्टेड बाय ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। ये क्या है? एम्स है। सो द फर्स्ट एवर सर्वे ऑफ द इंपैक्ट ऑफ नॉइस ऑन हेल्थ कंडक्टेड बाय ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज has established that noise not only impairs the physical and psychological functioning of the human organism but also causes nausea, vomiting, pain, hypertension and a lot of other complications including cardiovascular complaints. right? तो हम इसी को यहां पर उठाकर लिखेंगे और हमारा आंसर क्या हो जाएगा? impairs our physical and psychological functioning, our health by causing nausea, vomiting, pain, hypertension and cardiovascular complaints. ठीक है, हमारा फिजिकल और साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग को इंपेयर कर देता है। ठीक है, बेस्ड ऑन द रीडिंग ऑफ द पैसेज आंसर इन अबाउट 40 वर्ड्स। 40 वर्ड्स के अंदर मुझे आंसर करना है। हाउ डज द ऑथर डिफाइन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रिक्रिएशनल नॉइस? अभी कैसे वो कॉन्सिक्वेंसेज बता रहे हैं रिक्रिएशनल वॉइस के? रिक्रिएशनल वॉइस के कॉन्सिक्वेंसेज कैसे बताए हैं? चलो, अब हमें क्या ढूंढना है पैसेज के अंदर? रिक्रिएशनल वॉइस बतानी है। कौन बच्चा मुझे फटाफट से ढूंढ के बता सकता है कि कहां पर पैसेज के अंदर लिखा है रिक्रिएशनल वॉइस? जल्दी से, तुम भी ढूंढो, मैं भी देख रही हूं कहां पर लिखा है। भाई कहां लिखा है, कहां लिखा है, कहां लिखा है? रिक्रिएशनल वॉइस कहीं पर दिख रहा है आपको? रिक्रिएशनल, ओके 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 ओके, क्या पिछले वाले में है? यहां पर देख लो, क्या आपको यहां दिख रहा है रिक्रिएशनल वॉइस? रिक्रिएशनल वॉइस कहीं नहीं दिख रहा। अभी भी देख लो वापस से, कहीं तो होगा यार, ऐसी बात नहीं है। ढूंढो फिर, अगर नहीं मिल रहा है तो। मेरा काम है, तुम्हारा काम है ढूंढना। बताओ। नहीं दिखा यहां पर? यहां पर दिखेगा फिर। यहीं पर है आंसर, बस तुम्हें दिख नहीं रहा। अरे पैसेज ही इससे शुरू हो रहा है नलायको। Recreational noise, another ugly facet, is becoming more widespread in cities and towns. Loudspeakers are turned at full volume during marriages, festivals, jagrans, musical programs, and particularly at night, without the least consideration for others. कि किसी को भी फर्क नहीं पड़ता, बड़ी बड़ी आवाज में चलते रहते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था कि हाउ डज द ऑथर डिफाइन द कॉन्सिक्वेंसेज? कैसे उसके डिफाइन करते हैं वो? तो हमें इसके कॉन्सिक्वेंसेज के बारे में बेसिकली देखना है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेज कहां पर लिखे हुए हैं। उन्होंने बताया कि भाई इतना कम वॉइस भी क्या कर सकता है, एक इंसान को नींद से जगा सकता है, तो तेज आवाज तो क्या ही कर लेगी। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला द इफेक्ट इज मोर प्रोनाउंस्ड इन नैरो लेन्स, टीवी सेट्स आर प्लेड एट फुल वॉल्यूम। अभी बहुत ज्यादा इफेक्ट इसका कहां पर है? वो सकड़ी गलियों में जहां पर टीवी जो है पूरी वॉल्यूम में प्राइम टाइम पे चलाया जाता है। द इफेक्ट इज मोर इनवेरिएबली डिस्टर्बिंग नेबर्स, जिसकी वजह से क्या है, आसपास के नेबर्स जो है वो डिस्टर्ब होते हैं। नॉइस मेकिंग सीव टू हैव बिकम द लेटेस्ट स्टेटस सिंबल, और आजकल तो नॉइस जो है करना है ना, स्टेटस सिंबल बन गया। आप उसके इलेक्शंस के टाइम पर देखा करो, गली गली में क्या दौड़ रहे होते हैं, ऑटोज चल रहे होते हैं जिसके अंदर लाउड स्पीकर लगाकर लोग क्या करते हैं, प्रचार कर रहे होते हैं अपना अपना। तो बस वही चीज हमें यहां पर बतानी है कि भाई रिक्रिएशनल नॉइस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्बन एरिया, स्पेशली नेबरहुड्स विद नैरो लेन्स वेयर इट गेट्स ट्रैप्ड एंड डिस्टर्ब्स पीपल। क्योंकि जहां पे वो ट्रैप हो जाते हैं और फिर डिस्टर्ब होते हैं वहां पर आसपास के लोग, उनकी लाइफ डिस्टर्ब होती है एंड इम्पेयर्स हेल्थ, और हेल्थ पे भी बहुत इसका नुकसान होता है, लाइक डायलेशन ऑफ प्यूपिल्स, पैल्पिटेशन एंड डिसरप्शन ऑफ स्लीप। तो हमने ये तीनों चीज कहां से, पैसेज से उठाकर यहां पर लिख दिया। बेटा टोटली आपको आंसर मिल गया तो वो आपको अपनी लैंग्वेज में ही लिखना है, सिंपल अपनी लैंग्वेज में लिखना। हो सकता है इस आंसर को लिखने का आपका तरीका अलग हो, बट आपको जरूरी ये है देखना कि आपने कॉन्सिक्वेंसेज मेंशन किए हैं कि भाई डायलेशन ऑफ पीपल, पैल्पिटेशन, डिसरप्शन ऑफ स्लीप, ये तो हेल्थ पे उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। और वैसे क्या होता है कि लोग जो है डिस्टर्ब होते हैं, उनकी लाइफ डिसरप्ट होती है।
ये भी उसी के कॉन्सिक्वेंसेज हैं, है ना। तो कॉन्सिक्वेंसेज मेंशन करना जरूरी है, उसको बस सिंपल लैंग्वेज में अपने अकॉर्डिंग कर दो। आ रहा है समझ में? ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ ठीक है। यप, ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द ऑथर एम्फेसाइजेस दैट द स्वेलिंग टाइड ऑफ नॉइस हैज लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस ऑन द एनवायरमेंट, ह्यूमन हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कोरैबोरेट्स दिस? द ऑथर जो है एम्फेसाइज करते हैं किस पे, कि जो स्वेलिंग है, द स्वेलिंग है कह रही हूं, सॉरी, द स्वेलिंग टाइड ऑफ नॉइस हैज लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन ऑन द एनवायरमेंट। भाई ये जो स्वेलिंग टाइड ऑफ नॉइस है, ये कोई बता सकता है? अगर किसी को समझ में आ रहा हो तो इसका मतलब क्या है? हाँ, स्वेलिंग टाइड ऑफ नॉइस का मतलब कोई समझा सकता है क्या? इतने मैं चेक कर लेती हूँ कि मेरी नॉइस आ रही है या नहीं आ रही है। अभी मैं जब वो लिटरेचर वाला पोर्शन पढ़ा रही थी तब तक मैं 30 मिनट्स का और रिकॉर्ड कर चुकी थी, और बाद में देखा तो उसका वॉइस ही नहीं आ रहा था। तो अभी तक तो ये चल रहा है, बट मेरे जो सेल हैं वो मुझे रेगुलरली धोखा दे रहे हैं, जो कि मैं देख सकती हूँ। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर बेसिकली देखो, स्वेलिंग टाइड मतलब बढ़ता हुआ, ये आजकल का जो एक लोगों के अंदर सैलाब सा आया है तेज तेज आवाज में गाने चलाने का, है ना, म्यूजिक सुनने का, या फिर हम बोल सकते हैं कि बच्चे सारा दिन देख लो, अगर आप हेडफोन्स लगा के लगे रहते हैं, सभी को लाउड म्यूजिक बहुत ज्यादा पसंद हो गया है, और लोग प्रचार करते रहते हैं दिन रात और ये सब करते हैं, तो भाई बहुत ही कॉमन हो गया। लेकिन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि इसकी वजह से बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स भी जो है वो हो रहे हैं। सो कह रहे हैं कि द स्वेलिंग टाइड ऑफ नॉइस हैज लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस ऑन द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के ऊपर भी लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस होते हैं, ह्यूमन हेल्थ पर भी और प्रोडक्टिविटी पर भी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कोरैबोरेट्स दिस? So it has a lot of health complications. Human apathy to noise makes it an omniscient threat. ठीक है, it is considered a trifling irritant to be dismissed at will, या it can make a person violent and disruptive. बताइए, चारों ऑप्शंस को पढ़िए, पढ़ो पढ़ो जल्दी से, चारों ऑप्शंस को पढ़ो। कोलैबोरेट क्या सपोर्ट करते हैं? सपोर्ट कि इस चीज को कौन सपोर्ट करता है? कि स्वेलिंग टाइड ऑफ नॉइस हैज लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस, सो लॉट्स ऑफ हेल्थ कॉम्प्लिकेशन होंगे। बताइए, होंगे या नहीं होंगे? बोलिए। वायलेंट बना सकता है एक पर्सन को, बिल्कुल बना सकता है। सो हम देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कोलैबोरेट्स दिस? ह्यूमन एपैथी टू नॉइस मेक्स इट एन ओमनीशिएंट थ्रेट, कि जो ह्यूमन एपैथी है नॉइस को लेकर, ये एक ओमनीशिएंट थ्रेट है, मतलब ऐसा थ्रेट है जो पूरी दुनिया को है और भाई हमेशा के लिए रह सकता है, वैसे टाइप का थ्रेट है। ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन बोला गया था ना, हैज लॉन्ग टर्म, तो ये लॉन्ग टर्म का ही मतलब होता है ओमनीशिएंट, वही मतलब कहने का है। ठीक है, ह्यूमन हेल्थ और प्रोडक्टिविटी पर भी। ठीक है, हाँ या ना? वेरी नाइस। आगे बढ़े, समझ में आ गया? अरे बेटा सिंपल सी बात है, उसने बोला कि द ऑथर एम्फेसाइजेस, इस बात पे वो जोर दे रहा है कि ये जो सैलाब आया है ना नॉइस पोल्यूशन का, इसका लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन रहेगा एनवायरमेंट पर भी, ह्यूमन हेल्थ पर भी और प्रोडक्टिविटी पर भी। अभी बाकी सब में ना अलग अलग दिया हुआ था,
ठीक है, यहाँ मेंटल हेल्थ दिया हुआ था, यहाँ पर हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस, ह्यूमन हेल्थ दिया हुआ था। तो ये जो हो गया है ना ऑप्शन, ये एक प्रूफ है इसी चीज का कि ह्यूमन एपैथी टू नॉइस मेक्स इट एन ओमनीशिएंट थ्रेट। ओमनीशिएंट मतलब लॉन्ग टर्म में, हमेशा के लिए, लंबे समय तक, वैसे। ठीक है, तो लैक ऑफ केयर हो सकता है। ह्यूमन एपैथी क्या हो गया? लैक ऑफ केयर, है ना, टू नॉइस, कि भाई आपको फर्क ही नहीं पड़ता है नॉइस का। ये एक बहुत बड़ा थ्रेट जो है कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए हो सकता है, ह्यूमन बींग्स के लिए हो सकता है। ठीक है, हाउ हैज नॉइस मेकिंग बिकम अ स्टेटस सिंबल? कैसे ये स्टेटस सिंबल बन गया? आप लोग देख सकते हो, लोग जागरण वागरण करवाते रहते हैं, लोग इसके अंदर इलेक्शंस के अंदर कुछ कुछ करते रहते हैं। पूरी पूरी आंख में इधर इरिटेशन हो रहा है, मैं ही जानती हूँ मैं कैसे इसके आगे खड़ी हूँ, अभी भी सूजा हुआ हो रहा है चेहरा। चलिए, नॉइस मेकिंग सीम्स टू हैव बिकम द लेटेस्ट स्टेटस सिंबल, बी इट एन इलेक्शन कैंपेन, स्लोगन, शाउटिंग और एडवर्टाइजिंग ओनरशिप ऑफ अ टीवी सेट। ठीक है, चाहे छोटी छोटी गलियों के अंदर टीवी प्राइम टाइम पे पूरे फुल वॉल्यूम में चलना हो, चाहे जागरण करवाने हो, चाहे कैंपेन करवाने हो, चाहे स्लोगन बुलवाने हो इलेक्शंस के अंदर जोर जोर से, सब जगह आप देख सकते हो कि नॉइस मेकिंग जो है लोगों का एक स्टेटस सिंबल बन गया है। नेक्स्ट पैसेज पर आ जाते हैं, फटाफट से रीड कीजिए। पहले आपके सामने ये पूरा का पूरा पैसेज मैंने रख दिया है खोल के, फटाफट से रीड करो जल्दी से। अकॉर्डिंग टू द नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ, फास्ट फूड्स आर अ क्विक ऑल्टरनेटिव टू होम कुक्ड मील्स। फास्ट फूड क्या है? एक क्विक ऑल्टरनेटिव है होम कुक्ड मील्स के। दे आर ऑल्सो हाई इन सैचुरेटेड, मैं साइड से ही पढ़ रही हूं, आप पढ़िए। They are also high in saturated fat, sugar, salt and calories. Eating too much fast food has been connected to, among other things, obesity, colorectal cancer and high cholesterol. पढ़ रहे हो ना? Still, the traditional family dinner is increasingly being replaced by, मैं बोलती रहती हूँ तो तुम लोगों का ध्यान हटता है, पढ़िए ध्यान से। Still, the traditional family dinner is increasingly being replaced by eating on the run. As a result, the time invested in food preparation is getting lower and lower. 54% of the Indians are aged below 25 years and eating out is their favorite outdoor entertainment. Much of the retail boom in India could be attributed to these young consumers. Second paragraph, organized fast food service sector in India and elsewhere, busy lifestyles of people and dual working families with children have provided the perfect platform for fast food companies to flourish, which offer quick meal solutions. As a result, the fast food industry has witnessed a tremendous growth rate. McDonald's alone serves 46 million people worldwide each day. सोचिए 46 million. Fast food chains are still less than 5% of India's food services market. The global average rests at 20%. ठीक है, so India's food services market was estimated at 24,236 billion in 2020. Fast food chains in India have a market size of 2,348 billion and account for 54% of the total sales. This is estimated to reach 64% by 2025. COVID dealt a body blow to the food services industry because of long lockdowns. However, large players were quick to remedy the impact on business by scaling their existing delivery capabilities. Fortunately, these chains had the infrastructure and process for delivery services in place long before the spread of pandemic, which enabled them to adapt swiftly to government regulations. The large food chains are set to gain a bigger share of the food services market on the back of a young population, value pricing, and increased penetration in Tier 2 and Tier 3 cities. The more recent popularity of online food ordering and food delivery platforms has enabled food chains to reach more consumers. Fast food chain Burger King reported a blockbuster IPO last year. Meanwhile, Domino's Pizza franchise in India recently revised its potential store opening target in India from the earlier 2,000 to 3,000. McDonald's, Burger King, Domino's plan to deepen their reach in India's smaller cities and benefit from a younger demographic, expecting to clock a compound annual growth rate of 23% between 2021 and 2025. फास्ट फूड के ऊपर है, मेरा तो पढ़ पढ़ के ही बिल्कुल एकदम मुंह में पानी आ गया, और ये हमारी जनरेशन के लिए है ना। बता दिया आप लोगों को, फास्ट फूड के ऊपर है, डोमिनोज वगैरह के ऊपर कि कितना ज्यादा हम कंज्यूम करते हैं, वो सारे डेटा के ऊपर है। चलिए देखते, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी अप्रोप्रिएटली बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैराग्राफ। क्या कह रहे हैं? द कन्वीनियंस दैट फास्ट फूड कैन बी ईटन ऑन द रन इज कंपेरेबल विद टेलीविजन in one person's hand or in a handbag, as opposed to having a desktop that keeps one tied to their work desk. Mobile, umbrella या book। बताओ कि भाई convenience that fast food can be eaten on the run
यहाँ पे लिखा हुआ था ना कि फास्ट फूड जो है वो, ये देखो लिखा हुआ है कि दे आर ऑल्सो हाई इन सैचुरेटेड फैट, शुगर, सॉल्ट एंड कैलोरीज. ईटिंग फास्ट फूड has been connected to, among other things, obesity, colorectal cancer and high cholesterol. Still, the traditional family dinner is increasingly being replaced by eating on the run. उसको रिप्लेस कर दिया गया है eating on the run. As a result, the time invested in food preparation is getting lower and lower and Indians are rich. तो बताइए 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 आप किसके साथ इसको कर सकते हैं? So the convenience that fast food can be eaten on the run is comparable with phone in one person's hand or in a handbag as opposed to having a desktop that can keep one tied to their वर्क, है ना कि भाई डेस्कटॉप पे बैठ के काम करना और एक होता है फोन के अंदर काम करना. तो फोन के अंदर आप जाते जाते आराम से काम कर सकते हो जो भी आपका काम है. टेलीविजन में काम थोड़ी ना कर सकते हो, है ना. अम्ब्रेला में काम थोड़ी कर सकते हो, बुक में नहीं कर सकते, बट मोबाइल में कर सकते हो ना. बस वैसे ही. चलिए आगे बढ़ जाते हैं. व्हाट हैज इनेबल्ड फूड चेन्स टू रीच मोर कंज्यूमर्स. अभी क्या हुआ है जिसकी वजह से जो फूड चेन्स है वो कंज्यूमर्स तक ज्यादा पहुंच पा रहे हैं? ऑनलाइन डिलीवरी. अभी हमने पढ़ा था, ठीक है. तो फूड चेन मोर कंज्यूमर हमें ढूंढना है. मेरे को तो याद है, ठीक है, अभी अभी पढ़ा था तो याद है. आप लोग ढूंढिए फूड चेन्स और मोर कंज्यूमर्स. यहीं कहीं दिया हुआ था. कहां गए? ये रहा ना. The more recent popularity of online food ordering and food delivery platform has enabled food chains to reach more consumers. So online food delivery ने ऐसा पॉसिबल किया है. यही हमें लिखना है कि more recent popularity of online food ordering and food delivery platform has enabled food chains to reach more consumers. अपने लैंग्वेज में बना के आंसर को लिखिएगा. आगे, द ट्रेडिशनल फैमिली डिनर इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय ईटिंग ऑन द रन. जस्टिफाई द स्टेटमेंट इन अबाउट 40 वर्ड्स. बोल रहे हैं कि ट्रेडिशनल फैमिली डिनर जो है इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय ईटिंग ऑन द रन, है ना. पहले क्या होता था, लोग साथ बैठ के खाना खाते थे. सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच, रात का डिनर, सब साथ बैठ के किया करते थे. बट अब ये चीज रिप्लेस हो गई है. सो हमें अपना स्टेटमेंट जस्टिफाई करना है. द टाइम इन्वेस्टेड इन फूड प्रिपरेशन इज गेटिंग लोअर एंड लोअर. यही बताया हुआ था कि टाइम जो इन्वेस्ट किया जा रहा है खाना बनाने में वो कम से कम होता जा रहा है. 50-40% ऑफ इंडियंस आर एज्ड बिलो 25 ईयर्स एंड ईटिंग आउट इन देयर फेवरेट आउटडोर एंटरटेनमेंट. ठीक है. एंड इवन ईटिंग इन पीस विद फैमिली हैज चेंज्ड फॉर द वर्स, स्पेशली अमंग यंग कंज्यूमर्स. तो ये हमें यही दिया हुआ था, इसके आसपास ही. हम आपको दिखा देते हैं. ये रहा ना. एज अ रिजल्ट के तौर पे टाइम इन्वेस्टेड इन फूड प्रिपरेशन इज गेटिंग लोअर एंड लोअर. 54% ऑफ इंडियंस आर एजेड बिलो. 54% इंडियंस जो है वो 25 साल से कम की उम्र के हैं और ये बाहर खाना खाते हैं फेवरेट आउटडोर एंटरटेनमेंट में. मच ऑफ द रिटेल बूम इन इंडिया कुड बी एट्रीब्यूटेड टू दीज यंग कंज्यूमर्स. और इन्हीं की वजह से भाई इनकी जो है रोजी रोटी चल रही है. तो वही हमें यहां पर लिखना था कि इन्हीं की वजह से काम चल रहा है. इवन ईटिंग इन पीस विद फैमिली हैज चेंज्ड फॉर द वर्स, स्पेशली अमंग young consumers. Based on the results of the study, which two concerns showcase the negative side of the popularity of fast food as referred in the passage? अभी ये जो स्टडी वगैरह की गई है उस पर आधारित which two concerns, कौन से दो concerns हैं जो दिखाते हैं the negative side of the popularity of fast food? जो फास्ट फूड की पॉपुलैरिटी है ना उसका नेगेटिव साइड दिखाते हैं जो पैसेज में बताया हुआ है. बताइए फास्ट फूड की पॉपुलैरिटी का नेगेटिव साइड बताइए. बता सकते हैं आप? बताओ. फास्ट फूड की पॉपुलैरिटी का नेगेटिव साइड बता सकते हो आप? मिल रहा है आपको यहां पर आपका कहीं पे भी आंसर? यहां कहीं भी आंसर दिख रहा है आपको अपना? ढूंढो भाई. मैं थोड़ी ना सारी चीजें बताऊंगी. मैं तो बता दूंगी तो तुम्हें लगेगा हाँ हाँ ऐसे मिल जाएगा, हाँ ऐसे मिल जाएगा, हाँ ऐसे मिल जाएगा. बट ढूंढना तो एग्जाम में तो खुद ही पड़ेगा ना बेटे. एग्जाम में तो खुद ही ढूंढना पड़ेगा. है क्या यहाँ पे आंसर इस वाले में? बिल्कुल है. दिख रहा है यहाँ पे आंसर. क्या क्या होता है यहाँ सीधा दिया हुआ है. अकॉर्डिंग टू दी NIH, फास्ट फूड्स आर अ क्विक अल्टरनेटिव टू होम कुक्ड मील्स. फास्ट फूड जो है क्विक अल्टरनेटिव है, 2 मिनट में बन जाते हैं. ज्यादा टाइम 2 मिनट्स की मैगी देख लो. दे आर ऑल्सो हाई इन सैचुरेटेड फैट. ये सब लिखना है आपको कि वो हाई होते हैं सैचुरेटेड फैट में, शुगर में, सॉल्ट में, कैलोरीज में. अगर हम ज्यादा खाएंगे तो हमारे अंदर ओबेसिटी, कोलोरेक्टल कैंसर एंड हाई कोलेस्ट्रॉल जैसी चीजें जो हो गई हैं वो हो सकती है. तो यही चीज हमें उठा के यहां पर लिखनी है. फटाफट से लिख दीजिएगा. फास्ट फूड्स आर हाई इन सैचुरेटेड फैट, शुगर, सॉल्ट एंड कैलोरीज. फास्ट फूड जो है वो सैचुरेटेड फैट, शुगर, सॉल्ट और कैलोरीज में काफी हाई होता है. ईटिंग टू मच फास्ट फूड हैज बीन कनेक्टेड टू ओबेसिटी,
कोलोरेक्टल कैंसर एंड हाई कोलेस्ट्रॉल। और ज्यादा आप फास्ट फूड खाएंगे तो इसको कनेक्ट किया गया है ओबेसिटी से, कोलोरेक्टल कैंसर और हाई कोलेस्ट्रॉल से। लिख दोगे? लिख देना, लिखना पड़ेगा। स्टडी द स्टेटमेंट, मैकडॉनल्ड्स अलोन सर्व्स 46 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड ईच डे। अभी मैकडॉनल्ड्स जो है वो अकेला क्या करता है, 46 मिलियन पीपल को पूरी दुनिया में सर्व करता है। स्टेट एनी वन इन्फरेंस दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस। रीजन बताना है या कंक्लूडिंग पॉइंट बताना है जो इससे हम ड्रॉ कर सकते हैं। इस लाइन से हम क्या कंक्लूडिंग पॉइंट ड्रॉ कर सकते हैं कि फास्ट फूड इज माइंड ब्लोइंगली पॉपुलर, बहुत जबरदस्त तरीके से ये पॉपुलर है, एंड नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल ओवर दी वर्ल्ड। और केवल भारत में ही नहीं पर पूरी दुनिया में। अब एक लाइन का, एक नंबर का आंसर है ना, तो 1.5 से 2 लाइन में आ जाना चाहिए, इससे ज्यादा में लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, चलिए, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली डिस्प्लेज व्हाट डेमोग्राफिक सिग्निफाइज रेफरेंस पैराग्राफ 4। माय फैमिली, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन। Only one, only two, 2, 3, 2, 4, 5 या 1 या 3? रेफरेंस है पैराग्राफ 4। बताओ रेफरेंस क्या है? पैराग्राफ 4। तो पैराग्राफ 4 के अंदर किन के बारे में बात की गई है देख लेते हैं। ये देखो, the large food chains are set to bigger share of the food services market on the back of a young population, value pricing, increased penetration in tier 2 and tier 3 cities. The more recently popularity of online food ordering and food delivery platform has enabled food chains to reach more consumers. है ना? तो यहाँ पर यंगर डेमोग्राफिक की बात हो रही है। यहाँ पर देखो ये रहा, cities benefit from a younger demographic expecting to clock a compound annual growth rate of 23%। तो बेसिकली हमारे जो ये यंगर जनरेशन है ना, इसको केटर करने की बात हो रही है हर जगह। चलिए, इन फॉर द रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर लार्ज फूड चेन्स बीइंग सेट टू गेन अ बिगर शेयर ऑफ द फूड सर्विसेज मार्केट ऑन द बैक ऑफ यंग पॉपुलेशन इन इंडिया। आंसर क्या कह रहे हैं? इन फॉर द रीजंस। तो हमें क्या करना है? रीजन निकालने हैं जो रिस्पॉन्सिबल है लार्ज फूड चेन्स के लिए, जो कि बीइंग सेट टू गेन अ बिगर शेयर ऑफ द फूड सर्विसेज, to gain a bigger share of the food service market on the back of young population in India। कि भाई यंग पॉपुलेशन के दम पे ही वो क्या कर सकते हैं, और बड़ा हम बोल सकते हैं कि फूड चेन मार्केट जो है यहां पर कर सकते हैं। सो 40 मिनट्स में क्या रीजन रिस्पॉन्सिबल है बड़ी फूड चेन्स के लिए? ठीक है, कि वो बड़ा जो है हम कह सकते हैं एक फूड सर्विस मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं, उस तरीके से बोल रहे हैं यंग पॉपुलेशन के दम पे। बताओ, वैल्यू प्राइसिंग एंड इंक्रीज्ड पेनिट्रेशन इन टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज। यही तो दिया हुआ है पैराग्राफ 4 में दिया है बेटा। यहां पर देख लो, आपको आंसर मिल जाएगा। यंग पॉपुलेशन, वैल्यू प्राइसिंग, इंक्रीज्ड पेनिट्रेशन इन टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज। है ना? पहले सिर्फ बड़े बड़े शहरों में ये सब मिला करता था, बट अब छोटे छोटे शहरों में भी डोमिनोज के आप देख सकते हो कि आउटलेट्स बन गए हैं। मोर रिसेंट पॉपुलैरिटी ऑफ ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग एंड फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म हैज इनेबल्ड फूड चेन्स टू रीच मोर कंज्यूमर्स। मतलब एक ठेले वाला भी अब स्विगी और जोमेटो जो है वो करवा सकता है। समझ रहे हो आप? स्विगी और जोमेटो से अगर आप कोई ठेला भी लगाते हो और अगर आप स्विगी और जोमेटो पे आना चाहते हो और अपना खाना भेजना चाहते हो लोगों तक, अब एक तो बंदा अपने घर से निकल के आपके ठेले तक खाने आएगा, और एक जो है आपने वहीं से क्या कर दिया है, उनके घर तक चीजें पहुंचा दिया। तो कहां से ज्यादा कंज्यूमर्स मिल पाएंगे? ऑब्वियसली इन सबसे। तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो है ये आजकल काफी ज्यादा चल गए हैं, और बच्चे आजकल अकेले रहते हैं, घर के बाहर रहते हैं, अच्छा अच्छा खाना खाना चाहते हैं, तो फिर ये सब चीजें जो है हर एक सिटी के अंदर अब आ गई हैं। तो ज्यादा यंगर जनरेशन जो है वो इनके साथ जुड़ गई है, क्योंकि भारत की 52% पॉपुलेशन तो है 25% से 25 की उम्र से कम की ही है। तो इन्हें ये सब चीजें वैसे भी अच्छी लगती है और इजीली अवेलेबल हो गई है अब। ठीक है, तो यही चीजें हम यहां पर मेंशन करेंगे। इजी होता है, लिख लोगे आप लोगों को अभी लग रहा होगा। ठीक है, तो यस, value pricing and increased penetration in tier 2 and 3 cities, the rising popularity of online food ordering and delivery platform has enabled food chains to reach more consumers। क्या हुआ है? सॉरी, कि वैल्यू प्राइसिंग और इंक्रीज्ड पेनिट्रेशन, कि भाई ये टियर 2 और टियर 3 सिटीज के अंदर भी बहुत सारे आउटलेट्स ये लोग खोल चुके हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से पॉपुलैरिटी जो है ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग की और डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स की क्या किया है, हैज इनेबल्ड फूड चेन्स। इन्होंने जो अलग अलग फूड चेन्स थी ना, उनको क्या कर दिया है, सक्षम बना दिया कि वो ज्यादा कंज्यूमर्स तक पहुंच सकते हैं।
Busy lifestyles of people and dual working families with children have also contributed this growth. और जो busy lifestyle वाले लोग होते हैं जिनके पास टाइम नहीं है या dual working families हैं जिनके बच्चे भी हैं, तो उन्होंने भी काफी बड़ा जो है इसके अंदर एक योगदान दिया है। आजकल आप देख सकते हैं मम्मी पापा दोनों काम करते हैं, ठीक है, शाम को आते हैं बहुत थके हारे आते हैं, तो वो सोचते हैं यार कौन खाना बनाएगा, चलो आज बाहर से मंगा लेते हैं। पहले कभी कभी बाहर से खाना खाना तो मतलब बहुत ही बड़ा ओकेजन हुआ करता था कि तो बर्थडे पे या किसी की एनिवर्सरी पे ऐसे हम खाना खाने जाया करते थे कि मम्मी पापा की एनिवर्सरी है तो हम जा रहे हैं, मेरा बर्थडे, फिर मेरे भाई का, फिर मेरी बहन का। तो ऐसे हम महीने में 2 महीने में एक बार कभी बाहर खाना खाने जाते थे, वो भी सिंपल से एक ढाबे पे जहां पे हम पनीर बटर मसाला या शाही पनीर और ये दाल और अपने रोटी खा के आया करते थे, है ना। तो ये सब हुआ करता था। 3 sets of statements about the trends in the fast food sector in India are given below. Which of the following statements is correct with reference to the study mentioned in the passage? कह रहे हैं 3 set of statements जो है about the trends in the fast food sector, ये जो फास्ट फूड सेक्टर के ट्रेंड्स है ना भारत के अंदर, वो दिए हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू द स्टडी मेंशन्ड इन द पैसेज। अब बोल रहे कौन सा सही है। द शेयर ऑफ फास्ट फूड चेन इन फूड सर्विसेज मार्केट इज बिलो 5%. The share of fast food chain in food services market is 20%. Branded fast food services fall under unorganized sector in India. By 2025, the total sales in fast food market size will grow by 10%. तो बताइए share of fast food chains, ढूंढो share of fast food chain, यहां पर कहां दिया हुआ है share of fast food chain का परसेंटेज। ध्यान दो लास्ट वाली लाइन में क्या लिखा हुआ है। सोचो अभी भी, यहां पे देखो ये दिया हुआ है फास्ट फूड चेन्स आर स्टिल लेस देन 5% ऑफ इंडियाज फूड सर्विसेज मार्केट, द ग्लोबल एवरेज रेस्ट्स एट 20%। तो यही वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। कहां गया हमारा ऑप्शन 5%, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब आ जाते हैं हमारे राइटिंग सेक्शन पे। बेटा जी आपको राइटिंग सेक्शन के मैंने सारे फॉर्मेट जो हैं वो ऑलरेडी 1 शॉट लेक्चर्स में करवाए हुए हैं। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ कैसे लिखना है, ठीक है, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी अगर आप एक बार जाके वो वीडियोस देख लेंगे। तो डायरी एंट्री कैसे लिखनी है आपको वो सब चीजें वहां पे मिल जाएंगी, ठीक है। तो आइए देखिए, हमें एग्जाम में क्वेश्चन अगर दिया है, व्हेन राजू रीच्ड हिज हाउस फ्रॉम द मार्केट ही सॉ अ क्राउड गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस. Shocked and disturbed, he started running towards the house. Many thoughts were flashing in his mind. अब क्या है, स्टोरी राइटिंग है। मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई थी, वही पॉइंट्स मैं अभी बता देती हूँ कि स्टोरी राइटिंग के अंदर 2 से 3 चीजें होती हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जिसमें सबसे पहली चीज होती है कि आपके जो भी कैरेक्टर्स हैं और जो स्टार्टिंग है आपकी स्टोरी का वो थोड़ा सा सस्पेंस वाला होना चाहिए, और एक प्लॉट आप धीरे धीरे, मतलब एक कहानी आप धीरे धीरे बिल्ड कीजिए। आप सभी चीजें स्टार्टिंग के अंदर नहीं बताएंगे। नंबर 2, बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कोई भी लाइन्स पढ़ी और उससे आपको कोई मूवी याद आती है तो उस मूवी की समरी एक तरीके से बना के यहाँ पर अपने कैरेक्टर्स में डाल के बना दो। नंबर 3, शॉर्ट सेंटेंसेस बनाओ, सिंपल सेंटेंसेस बनाओ। कहानी को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश नहीं करनी है, और वर्ड लिमिट के अंदर रह के हमें अपनी स्टोरी जो है वो पूरी करनी है। क्लाइमेक्स जरूर होना चाहिए आपकी कहानी में, ठीक है। हीरो जो है वो अच्छी चीज करता हुआ दिखाया जाना चाहिए। एक ऐसी चीज होती है कि कोई मैसेज जो है वो जरूर हमें मिल रहा है कि भाई उसकी समझदारी ने उसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसने से बचा लिया। समझ लो, इस तरीके की आपकी एंडिंग जो है वो होनी चाहिए, उसकी समझदारी दिखाई हो या ऐसा कुछ। तो एक सस्पेंस सा बिल्ड होना चाहिए और एंड में जाके आपने उसको बता दिया, क्लाइमेक्स दिखा दिया। तो यस, जब राजू जो है अपने घर पहुंचा मार्केट से तो उसने क्राउड देखा, बहुत ज्यादा भीड़ जो है उसके घर के आगे खड़ी थी। शॉक्ड एंड डिस्टर्ब ही स्टार्टेड रनिंग टुवर्ड्स द हाउस, और बहुत शॉक हो गया, वो डिस्टर्ब हो गया और वो घर की तरफ दौड़ने लगा। मैनी थॉट्स वर फ्लैशिंग इन हिज माइंड, और बहुत सारे दिमाग के अंदर उसके ख्याल जो है वो आ रहे थे। सो देखिए, एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट, हमने क्या दे दिया, हमारी स्टोरी को एक टाइटल दे दिया एंड लिखा व्हेन राजू रीच्ड हिज होम फ्रॉम स्कूल ही सॉ अ क्राउड गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ इट। उसने क्या देखा कि एक क्राउड जो है वो इकट्ठा हो गया है घर के बाहर। शॉक्ड एंड डिस्टर्ब ही स्टार्टेड रनिंग टुवर्ड्स इट, और बहुत ज्यादा शॉक था, डिस्टर्ब था, इसीलिए वो उसकी तरफ दौड़ना शुरू कर देता है। मेनी थॉट्स फ्लैश्ड थ्रू हिज माइंड, बहुत सारे ख्याल उसके आते हैं दिमाग में। ही सॉ अ लेडी बैडली हिट बाय अ कार ऑन द रोड, तो उसने क्या देखा कि एक औरत जो है, अक्सर जो है
क्राउड कहाँ इकट्ठा होता है, या तो किसी की डेथ हो गई है या कोई एक्सीडेंट हो गया है या कुछ और चीज है ना, ऐसी जगह पर होते हैं। तो विद द कार ड्राइवर डेड, अभी उसने देखा कि एक बॉडी जो है वो बहुत बुरी तरीके से जख्मी थी और सड़क पर पड़ी थी और कार ड्राइवर जो था वो मर गया था। ही क्लोजली लुक्ड एट द लेडी एंड फाउंड आउट दैट शी वाज हिज मदर, और उसने ध्यान से उस औरत को देखा तो उसने देखा कि वो उसकी माँ है। अब सोचिए आपने क्या कर दिया, एकदम से कहानी के अंदर इंटरेस्ट डेवलप कर दिया। ही रैन टूवर्ड हर एंड क्राइड बिटरली, बोल बोल के एक तो इतनी देर से ना दिमाग भी चल गया मेरा, और बहुत ही बुरे तरीके से वो रोने लगा। ही कॉल्ड द पुलिस एंड एम्बुलेंस, उसने पुलिस को बुलाया, एम्बुलेंस बुलाया। सून द एम्बुलेंस रीच्ड एंड हिज मदर वाज शिफ्टेड टू अ नियर बाय सिटी हॉस्पिटल, और उसकी मां को पास के सिटी हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया गया। शी वाज ब्लीडिंग अ लॉट, सो द डॉक्टर टुक हर टू द ICU and Raju informed his family members. After an hour the doctors came out and said, Raju, your mother is alive and out of danger. ठीक, इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग अगर आप बना सकते थे तो बना लीजिएगा, मैंने आपको बता दिया, पर वर्ड लिमिट्स क्रॉस मत करना। योर मदर यूजुअली क्लीन्स योर रूम व्हेन यू आर एट स्कूल, तुम्हारी माँ जो है अक्सर क्या करती है, तुम्हारा कमरा साफ करती है जब तुम घर पे होते हो। सो वाइल क्लीनिंग अप शी कीप्स योर थिंग्स एट प्लेसेस, और जब वो सफाई करती है तो वो तुम्हारी चीजें जगह पर रख देती है। अब तुम्हें वो ढूंढना मुश्किल हो जाता है। दिस फ्रीक्वेंटली रिजल्ट्स इन एन आर्ग्यूमेंट, जिसकी वजह से तुम्हारी बहस हो जाती है। एक्सप्रेस योर फीलिंग्स इन योर डायरी, अब तुम्हें वही फीलिंग्स अपनी डायरी में लिखने की, आज मेरी मम्मी से लड़ाई हो गई है भाई, ठीक है। यू कैन यूज द फॉलोइंग क्लूज, आप फॉलोइंग क्लूज यूज कर सकते हो, जैसे क्लीनिंग इन एब्सेंस, अननेसेसरी कंफ्यूजन, आर्ग्यूमेंट्स, हीटेड वर्ड्स, रिग्रेट, अपॉलॉजी, रिजॉल्व्ड, हाउ टू मैनेज। तो बेसिकली बोल रहे हैं कि आप इन चीजों का इस्तेमाल जो है चाहे तो कर सकते हैं। डायरी एंट्री में आपने पहले दिन डाला, डेट डाला, टाइम डाला, डियर डायरी लिख दिया, ठीक है, बढ़िया है ये चीज है, आराम से आप लिख सकते हो। आप दिन लिख दो, डेट लिख दो, टाइम लिखना है तो लिख दो, और डियर डायरी। आई एम रियली अपसेट, कोई भी टाइटल वाइटल डालने की इसमें जरूरत नहीं होती, और सभी चीजें आप लेफ्ट हैंड साइड में ही लिखते हैं। आई एम रियली अपसेट विद द वे आई रिएक्टेड टुडे, मैं बहुत गुस्सा हूं, मैं बहुत अपसेट हूं आज जिस तरीके से मैंने रिएक्ट किया। आई कुडंट फाइंड द असाइनमेंट दैट आई वाज सपोज्ड टू सबमिट टू द ट्यूशन टीचर टुडे, मुझे असाइनमेंट ही नहीं मिल रहा था, है ना, जो मुझे ट्यूशन टीचर को सबमिट करना था। आई हैड केप्ट इट इन माई बुक शेल्फ बिफोर आई लेफ्ट फॉर स्कूल, मैंने अपना बुक शेल्फ में लगा था स्कूल से जाने से पहले। एज यूजुअल मामा क्लीन्ड अप एंड रीअरेंज्ड माई सेल्फ, अब जैसा मम्मी रोज करती है वैसे ही मम्मी ने किया और मेरी शेल्फ साफ कर दी। एंड इट वॉजंट देयर, और वो वहां नहीं था। आई वॉज गेटिंग लेट फॉर द क्लास, और मैं क्लास के लिए लेट हो रही थी, एंड थॉट आई वुड मेक सम एक्सक्यूज बट आई वॉज पनिश्ड फॉर नॉट सबमिटिंग इट, और मैंने सोचा था कि मैं कोई एक्सक्यूज बना दूंगी, बट मुझे पनिशमेंट मिली उसको सबमिट ना करने के लिए। When I got back, I asked Mama where she had kept the assignment. अब जब मैं वापस आई तो मैंने मम्मी से पूछा कि यार मम्मी कहाँ रख दिया यार आपने असाइनमेंट यार, हैं? I was very rude, तो मैंने बहुत रूड तरीके से बात की and told her not to touch any of my belongings, और उन्होंने बोला कि मेरी कोई भी चीज छेड़ने की जरूरत नहीं है आपको। I couldn't see that she was hurt, ठीक है। एंड व्हेन आई वेंट बैक टू द रूम आई फाउंड इट नीटली केप्ट ऑन द स्टडी टेबल, तो मैंने देखा कि वो रखा हुआ था स्टडी टेबल पे। आई डिड नॉट गिव हर अ चांस टू टेल मी एंड केप्ट येलिंग, मैंने उन्हें बताने का चांस ही नहीं दिया और मैं चिल्लाती रही। आई फाउंड हर सिटिंग इन हर रूम लुकिंग सैड, और मैंने देखा कि वो अपने कमरे में बैठी हैं और उदास हैं। आई apologized immediately for my outburst and promised her that I won't be rude to her and would keep my things in order, कि आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी और ढंग से रखूंगी अपनी चीजों को। She understood my burst of temper and forgave me. I'm feeling so miserable for the way I behaved, और मैं बहुत ही बुरा फील कर रही हूँ जिस तरीके का मैंने बिहेव किया, ठीक है। चलो, ये आपको एक बायो स्केच दे दिया। Using the information given below, write the bio sketch of Abraham Lincoln, a former president of America. कौन है ये? फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के। कहां के प्रेसिडेंट है भैया जी? अमेरिका के प्रेसिडेंट है, फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, ठीक है। यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, अब ये जो इंफॉर्मेशन है इसको आप इस्तेमाल करते हुए बताइए। राइट द बायो स्केच ऑफ एब्राहम लिंकन। सो दिया है हमें सारा का सारा, इसे पढ़ लो। बॉर्न 1809 इन नॉर्थ इन Kentucky, yes, Kentucky. Family, father, wealthy farmer, lost his land when Lincoln was 7, moved to Indiana. Mother died when he was 9. Family moved to Illinois soon after. Education, little formal education, loved to read, studied law by reading law books, became a lawyer in 1837, Springfield, Illinois. Political career began early, served in state legislature in the US House of Representatives, gifted speaker, speeches against slavery, nomination for presidency, won in 1860, re-elected. पूरा दिया हुआ है, बस इनके सेंटेंस बना के लिख दो, तुम समझ जाओ।
तुम्हें क्या करना है, जो भी यहां पर इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ना, इसके सेंटेंस बना के लिखने हैं बस, दैट्स इट। सब कुछ दे दिया एक तरीके से तुम्हें, इसको सेंटेंस में डालना है बस तुम्हें। हर एक लाइन से एक सेंटेंस बना दो, तुम्हारे 100 वर्ड्स आराम से पूरे हो जाएंगे, आराम से पूरे हो जाएंगे तुम्हारे 100 वर्ड्स। 10 लाइन है ना यहाँ पे, 10 लाइन है, एक लाइन में 10 वर्ड्स तो बना ही दोगे। ये जो एक लाइन दी हुई है इससे 10 वर्ड्स तो बना ही दोगे, अपने आप 100 वर्ड्स हो जाएंगे, हो जाएंगे ना? बोलो होंगे या नहीं? हो जाएंगे। सो ये रहा आपका आंसर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे इन 1809 एब्राहम लिंकन वाज born to a wealthy farmer family in northern Kentucky. When he was 7 years old, his father lost his farming land and his family moved to Indiana. At the age of 9 years after his mother passed away, his family moved to Illinois for livelihood. तो कुछ नहीं है, हर एक चीज को सेंटेंस में डालना है। Abraham had little formal education but had a strong interest in books and learning. He studied law books on his own and started his career as a lawyer in 1837. Springfield, Illinois, he soon moved into politics and served in the state legislature and in the US House of Representatives. He was a talented orator. In his speeches, he talked about the abolition of slavery. Finally, he was nominated and became the president in 1860. In 1864, he was re-elected as president. He was shot by John Wilkes Booth on April 15, 1865. Abraham Lincoln is often remembered for his wisdom, compassion and patriotism that led him to the nation's highest office. और ये था हमारा आज का पूरा मिड टर्म पेपर जो मैंने आपको यहां पर करवाया। अगर अब आप चाहते हैं इसका पीडीएफ तो आपको सिर्फ एक काम करना होगा, आपको कमेंट सेक्शन में पीडीएफ लिखना होगा और इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगी। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में पीडीएफ मेंशन कर दीजिएगा, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसके अंदर हमने क्या किया। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जाओ यार, अभी फटाफट से जाओ, भागो 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 और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। सारा स्टडी मटेरियल और नोट्स जो हैं आप लोगों को वहां से मिल जाएगा। ये स्कैन है, आप यहां से स्कैन भी कर सकते हो। ठीक है, हाँ या ना? ठीक है, ओके गाइस, बहुत बढ़िया। ठीक है, और कुछ तो नहीं बचा है? अगर आप चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, आपके लिए और भी ऐसे वीडियोस जो हैं वो जरूर लेकर आएंगे। ठीक है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में एक तो पीडीएफ डाल देना, और अगर आप चाहते हो कि इसका सेट 2 भी आए तो बेटा सेट 2 भी लिख देना कमेंट सेक्शन के अंदर। सेट 2 मेंशन जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको हम मिड टर्म का सेट 2 भी प्रोवाइड जरूर करें। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।